Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanchi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा। अब चाहे वो आपकी RPWD एक्ट की बात हो, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कह लीजिए आप, डिसलेक्सिया, जितनी भी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, ऑटिज्म है, मतलब जो भी RPWD एक्ट में गिवन हैं चीज़ें, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। क्रिएटिव बच्चे हों और 5 नंबर का टॉपिक है सीटेट में, और उसके अलावा किसी भी एग्जाम में, चाहे वो DEET+ भी क्यों ना हो, कोई और एग्जाम क्यों ना हो, 5 नंबर से कम में नहीं आता, ज़्यादा में ही आता है। अगर 30 नंबर के क्वेश्चन पेपर में 5 नंबर में आता है इंक्लूसिव एजुकेशन, तो जहाँ 100 नंबर में पेडागोजी पूछी जा रही है या 40-50 नंबर में पेडागोजी पूछी जा रही है, तो वहाँ ऑफकोर्स ज़्यादा की ही वेटेज रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। ये समावेशी शिक्षा अपने आप में बीरबल की खिचड़ी बन गई, क्योंकि ये पिछले 10 दिनों से लगा हुआ है आपका सेशन, और रोज़ डेट चेंज होती रहती है मेरी तबीयत के कारण। अब फाइनली आज हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। शाम के 7 बजे से हमें स्टार्ट करना है। आज हम थोड़े से लेट हैं अगेन, ये नया टाइम हमने चेंज किया, तो थोड़ा समय लगेगा इसको एकोमोडेट करने में, है ना। एसिमुलेशन और एकोमोडेशन आपने पियाजे की थियरी में पढ़े हैं, तो उसी की बात हम यहाँ कर रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा अगर आपने ना किया हो, और आपको सेशन पसंद आएगा ही, क्योंकि हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, कुछ 34 के करीब क्वेश्चंस हैं जो हम करेंगे। टेलीग्राम चैनल लेट्स लर्न स्क्वाड, 8 लाख से ज़्यादा लोग हम वहाँ भी जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पे भी। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीग्राम चैनल्स ऑफ एनी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। तो इसको आपको वहाँ पे ज्वाइन कर लेना और PDF आपको मिल जाएगा वहाँ, ठीक। तो स्टार्ट करेंगे। सीटेट का बैच में एडमिशन्स अभी भी ओपन है। अगर आपको लगता है आप पुराने जो सेशंस हैं वो कवर कर लेंगे ज़्यादा सेशंस देख करके दिन में, तो आप अभी भी एनरोल कर सकते हैं। आपके पास 1.5 महीने के करीब का समय है। इसके अलावा DEET+ के बैच में एडमिशन हो या पेडागोजी स्पेशल में हो, वो भी ओपन है। करियरविल ऐप डाउनलोड करके वेबसाइट से आप लीजिएगा रजिस्टर करने के बाद, क्योंकि वेबसाइट के थ्रू आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। खैर, आते हैं ये सारी बातें एक तरफ और क्वेश्चंस एक तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, पोल में आप जवाब देंगे फटाफट से, और ये टाइम अब निश्चित कर लेंगे। तबीयत बहुत बेटर है, मतलब मैं बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ कल के मुकाबले भी, इवन आज। और 7 बजे डेली मिलेंगे। अब 9 बजे वाला टाइम हमने छोड़ दिया है, 7 बजे कर दिया। तबीयत थोड़ी बेहतर रहे, टाइम से सोएं, टाइम से उठें। देखिएगा, आइडेंटिफाई द डिसेबिलिटी अ चाइल्ड माइट बी सफरिंग फ्रॉम इफ शी ही इज अनेबल टू। यदि कोई बच्चा ऐसा करने में असमर्थ है तो उसकी पहचान करें जिससे वह पीड़ित हो सकता है। यानी क्या समस्या है, अगर ये सारी प्रॉब्लम्स हैं बच्चे की, ये सिम्टम्स हैं, अगर ये ABCD 4 ऑप्शंस, तो क्या समस्या बच्चे को हो सकती है, ये पहचाननी है। पहला ऑप्शन है कॉम्प्रिहेंड टेक्स्ट जेस्चर्स, यानी उसको पाठ को समझने में दिक्कत होती है। ये पाठ इशारों को समझे नहीं, ये एकदम खराब ट्रांसलेशन है ना। हो सकता है पेपर में भी आया हो, या हो सकता है हमारे टाइपिस्ट जी ने एक आध क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी हो, है ना। तो मतलब क्या हुआ कि पाठ को पढ़ के समझने में दिक्कत है, पाठ को समझने में दिक्कत, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा बच्चा, पढ़ के नहीं समझ पा रहा, ये समस्या है। टू मेक कॉन्ट्रैक्शंस, कॉन्ट्रैक्शंस समझते हैं, छोटा रूप, जैसे कैन नॉट को कांट लिख देते हैं, है ना। कैन नॉट को आई हैव को जस्ट ये लिख देंगे हम, है ना। शॉर्ट फॉर्म्स बनाना एक तरह से कॉन्ट्रैक्शंस। कुडंट, कुड नॉट को कुडंट लिख देते हैं हम। तो ये सब क्या है, ठीक है ना। इज नॉट को आई थिंक एंट लिखने लगे हैं आजकल। तो ये भाषा से संबंधित है। रीड एट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ स्पीड, यानी गति जितनी अपेक्षित है, एक मान लीजिए 3री क्लास के बच्चे से या 5वीं क्लास के बच्चे से, जिस भी क्लास में बच्चा है, उस गति से, उस स्पीड से वो पढ़ नहीं पाता, है ना। अब मान लीजिए एक 10वीं क्लास का बच्चा और यहाँ पे सतही जोड़ के पढ़े, तो आपको लगेगा यार ये नॉर्मल चीज नहीं है। 10वीं क्लास में तो बच्चा फटाफट से देखते ही सतही पढ़ लेगा, ठीक है ना। एनालाइज द सरफेस एंड डीप मीनिंग, यानी जो एक ऊपर ऊपर से क्या कहना चाह रहा है कवि, और डेप्थ में, गहराई में क्या कहना चाहता है एक टेक्स्ट या एक चैप्टर, एक जो भी पाठ आपने पढ़ा है उसका डीप में मतलब क्या है, ये समझने में भी दिक्कत है। अब इन चारों चीजों में दिक्कत है, यानी भाषा की दिक्कत है कुछ तो बच्चे को, और ये डिस्ग्राफिया लिखने की बात नहीं है, पढ़ने और समझने से संबंधित दिक्कतें हैं, क्योंकि पढ़ता ठीक से नहीं है, इसलिए स्पीड ठीक नहीं है, समझ नहीं पा रहा है पढ़ के, है ना। भाषा को जोड़ तोड़ के कैसे खेल सकते हैं वो नहीं कर पा रहा। डिस्प्रेक्सिया तो मोटर संबंधी विकार होता है, चलने फिरने में या पेन पकड़ने में। डिस्ग्राफिया होता है राइटिंग संबंधी, कि राइटिंग डॉक्टर्स वाली है कि समझ भी नहीं पा रहे हैं आप, इलेजिबल है, अपठन योग्य, वो डिस्ग्राफिया होता है। यहाँ पे पढ़ के समझने की दिक्कत है। डिसकैलकुलिया मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, कैलकुलेशन की प्रॉब्लम है। तो बचता क्या है, डिसलेक्सिया ही बचता है, डिसलेक्सिया ही बचता है। इसमें से कुछ दिक्कतें डिस्फेजिया में भी होती हैं। डिस्फेजिया यहाँ ऑप्शन में नहीं है, बट मैं बता दूं, अगर डिस्फेजिया होता ऑप्शन में और डिसलेक्सिया होता, दोनों को साथ में आप बोथ 3 और 4 सही कह सकते थे, या सिर्फ डिस्फेजिया होता तब भी।
डिस्फेजिया में बेसिकली होता है कि आप पढ़ के समझ नहीं पा रहे हैं, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे ने क्या कहा वो नहीं आप समझ पा रहे हैं, ना सुन के समझ पा रहे हैं, ना पढ़ के समझ पा रहे हैं। भाषा को समझने से संबंधित समस्याएं हैं कि कांट का मतलब क्या होता है ये नहीं समझ पा रहे, अगर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में दे दिया तो, ठीक है ना। रेट पढ़ने का जब समझ नहीं पा रहे हैं तो फिर पढ़ने में दिक्कत आ सकती है। तो ये डिस्फेजिया और डिस्लेक्सिया की तरफ जाने वाला जवाब है, स्पेशली डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया क्या है, एक न्यूरोलॉजिकल वायरिंग की थोड़ी सी समस्या है। ऐसा नहीं है कि बच्चे की बुद्धि में कमी है या वो सीख नहीं सकता है ना। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस की दिक्कत होती है कि बच्चा साउंड को कनेक्ट करके, जैसे वो ईशान अवस्थी था तारे जमीन पर में, इन बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है। ब को व पढ़ सकते हैं या बी को डी पढ़ सकते हैं, रिवर्स में पढ़ लेते हैं कई बार। 100 को वॉज, गॉड को डॉग पढ़ सकते हैं, 6 को 9 पढ़ सकते हैं। तो ये इनको पढ़ने में कठिनाई होती है, ठीक है। तो ये डिस्लेक्सिया है। ये सारे लक्षण डिस्लेक्सिया की तरफ हमें इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। डिस्फेजिया ऑप्शन में नहीं है, नहीं तो वो भी सही ही हो जाता। ज्यादातर ऑप्शंस जो हैं उसी के साथ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों ही भाषा संबंधित लर्निंग डिसेबिलिटी में आते हैं, चाहे वो डिस्फेजिया हो, डिसकैलकुलिया हो, जितने भी डिस वाले शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज, चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज यानी सीखने की अक्षमता वाले बच्चे, अधिगम अक्षमता वाले बच्चे, हैव रिटार्डेड मेंटल डेवलपमेंट। देखो ये जो एलडीज कहते हैं जिसको हम लर्निंग डिसेबिलिटीज, ये वर्ड दिया था सैमुअल, ये जो टर्म है सैमुअल किर्क ने 1960 के करीब। तो ये लर्निंग डिसेबिलिटीज कुछ स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज हैं कि सीखने से संबंधित दिक्कत है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको ये जितनी भी डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है, डिसग्राफिया है, डिस्मॉर्फिया है, जितने भी हैं ये सब आपके लर्निंग डिसेबिलिटीज में आते हैं, अधिगम अक्षमता में आते हैं। इसका मतलब ये नहीं बच्चे का आईक्यू कम है, उसकी ब्रेन की वायरिंग उस तरह की है कि उसको वो प्रोसेसिंग वैसे ही होती है। तो इनको सिखाया जा सकता है, इनके आईक्यू में कमी नहीं है। एवरेज आईक्यू वाले बच्चे को भी डिसलेक्सिया हो सकता है। हैव रिटार्डेड ऑफ मेंटल डेवलपमेंट, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मानसिक विकास जो है मंद है, रिटार्डेड है, आईक्यू नहीं है, नहीं। लो आईक्यू बिल्कुल गलत बात। हैव कंफ्यूजन बिटवीन लेटर्स एंड अल्फाबेट्स दैट लुक अलाइक, यानी जो लेटर्स और अल्फाबेट लगभग एक जैसे दिखते हैं, जैसे बी और डी, तो इसमें कंफ्यूजन हो सकती है ना। इजीली रिकॉग्नाइज एंड कॉम्प्रिहेंड साइट वर्ड्स, साइट वर्ड्स क्या होते हैं, जो मान लीजिए इजीली ही है तो आप जिसको एक नजर में देखते ही पहचान ले, है ना। एक नजर में भी प्यार होता है, किसी ने कहा है, कोई तो गाना वाना है ना, तो वो एक नजर में आप पहचान जाएं जिन शब्दों को, वो साइट वर्ड हैं, पहली नजर में, पहली ही साइट में, है ना। दृष्टि शब्द इनको हम कहते हैं, चाहे वो दृष्टि हो तो आप एक नजर में समझ जाते हैं मतलब क्या है, ठीक। अगर शब्द लिखा हुआ है मान लीजिए टेक, तो ये साइट वर्ड है जिसको एक बार में देख करके समझ जाते हैं। अगर मैं यहां पर वेनम लिख दूं तो कई लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा, जो हिंदी मीडियम से होंगे उनको लगेगा कि ये जो है साइट वर्ड नहीं है, क्योंकि हमने बहुत बार देखा नहीं है। मल्टीपल बार जो शब्द हमारे सामने आते हैं उनको हम साइट वर्ड कह देते हैं, जिनको एक नजर में पहचान जाए हम। तो वेनम हो सकता है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो सकता है वेनम जो है नॉर्मल वर्ड हो, या हो सकता है न्यूज बहुत देख ली हो एलवी यादव वाली, तो स्नेक वेनम से वेनम जो है साइट वर्ड बन गया हो, एक्टिव वोकैबुलरी में आ गया हो। एक्टिव वोकैबुलरी और पैसिव वोकैबुलरी होती है ना इंग्लिश पेडागोजी में, यानी एक्टिव वोकैबुलरी वो शब्द जो हम मल्टीपल टाइम्स यूज कर रहे हैं, और पैसिव वोकैबुलरी वो जो हमें पता है बट हम यूज नहीं करते कभी। तो हो सकता है कई लोगों को वेनम पता होगा बट वो एक्टिव वोकैबुलरी में तभी आया जब चीजें न्यूज में बहुत ज्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल जो डीमोनेटाइजेशन शब्द है, तो डीमोनेटाइजेशन हमारी एक्टिव वोकैबुलरी में था ही नहीं जब तक वो 500,000 के नोट बैन नहीं हो गए। या कोरोना में अगर हम बात करें, जो कई सारे ऐसे शब्द थे ना, जो एक तो सॉरी हाँ क्वारंटाइन और ये सब शब्द जो हैं, और भी एक दो शब्द इस तरह के थे जो उस टाइम पे चलते थे, तो वो हमारे लिए साइट वर्ड नहीं थे बट बन सकते हैं जब बार बार सामने आएंगे। तो साइट वर्ड को इजीली पहचानने में डिस्लेक्सिया तो नहीं है बच्चे को, या लर्निंग डिसेबिलिटी तो नहीं है, वो तो अच्छी बात है, पहचान पाता है, पहचानने चाहिए किसी भी नॉर्मल इंसान को, ठीक है ना। बट हैव कंफ्यूजन बिटवीन लेटर्स एंड अल्फाबेट्स दैट लुक अलाइक, यानी एक जैसे दिखने वाले अक्षरों और वर्णों के बीच में अगर भ्रमित होता है बच्चा, तो उसको आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, उसमें भी डिस्लेक्सिया हो सकता है कि वो एक जैसे दिखने वाले शब्दों में, चाहे वो 6 हो 9 हो, है ना, वो रिवर्स में पढ़ लेता है कई बार, बी हो डी हो, ब हो व हो, वहां पे उसको कंफ्यूजन हो सकती है। तो ये डिस्लेक्सिया का उदाहरण है। बात ठीक है या नहीं है? ठीक है। कितने लोगों ने थर्ड ऑप्शन दिया है? 64%। चलिए बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एक बार समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट्स विद ऑटिज्म? ऑटिज्म वाले बच्चों के बारे में कौन सी एक विशेषता है? निम्न में से कौन सा गुण प्राय स्वालीनता ग्रहित विद्यार्थियों में देखा जा सकता है? यानी ऑटिस्टिक बच्चे में
कौन से गुण को हम देख सकते हैं? ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक अपने आप में पूरा अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म किसको कहते हैं? छाता होता है ना जैसे, तो वो वैसा शब्द है जिसके अंदर बहुत सारे टर्म समाहित हैं। ASD बोलते हैं उसको, है ना, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसके अंदर ये नॉर्मल अपना ऑटिज्म भी है, मतलब ऑटिज्म हुआ, इसके अंदर ADHD है, और भी बहुत सारे इस तरह के टर्म हैं जो निशा हमें बताएंगी, स्पेशल एजुकेशन करके बैठी हैं। जल्दी बताओ ASD में कौन कौन आता है? इन्होंने पढ़ना लिखना छोड़ दिया, मजे करती हैं आजकल। देखो एक बार अगर हम बात करें फोन में लगी हुई है, मर्जी नहीं है इनकी भी, ठीक। तो ASD में बहुत सारे टर्म्स आते हैं, चाहे वो ADHD हो, चाहे वो ऑटिज्म हो, और भी इस तरह के कई सारे शब्द हैं जो मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है जी। तो ये बात क्लियर हो गई। तो ऑटिज्म की कैरेक्टरिस्टिक पहचानने आपको, रेपिटेटिव बिहेवियर यानी बार बार पुनरावृत्तीय व्यवहार, सेम चीज को रिपीट करेगा बच्चा, इसको हम स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर भी कह सकते हैं। और यही बात एकदम सही भी है, क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चा, माय नेम इज खान वाले शाहरुख खान को याद कर लीजिए, बार बार वो सेम चीजें कई बार रिपीट करते थे, तो ऑटिस्टिक बच्चा चीजों को रिपीट करता है, स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर कहते हैं उसको। स्टीरियोटाइप भी तो बार बार रिपीट करके बनती है ना, जो हम कहते हैं कि जेंडर स्टीरियोटाइप है, यानी रूढ़िबद्धता है। तो रूढ़िबद्ध कब हुई कोई चीज? जब बहुत बार रिपीट हुई। तो उसी तरह से उससे आप याद रख सकते हैं, पेपर में पूछ लिया जाता है कि स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर, रेपिटेटिव लिखा है तो आसान है, स्टीरियोटिपिकल लिखा होगा तो कई लोगों के सर में दर्द हो जाएगा। तो पुनरावृत्तीय व्यवहार, तो ये अच्छे टीचर्स का काम है कि वो आपको ये चीजें बताएं, है ना। तो बिल्कुल आप पेपर, तो कई लोग तो टीचर्स बन गए लेट्स लर्न देख देख करके अच्छे, और आप जो है पढ़ के पेपर नहीं क्लियर करेंगे तो कैसे चलेगा, ठीक। तो ये वाले सब्जेक्ट पे आपकी कमांड हो जानी चाहिए, वो हो जाएगी, ठीक। तो रेपिटेटिव बिहेवियर यानी स्टीरियोटिपिकल व्यवहार, बार बार रिपीट करते हैं चीजों को। कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, ये इसमें थोड़ी दिक्कत होती है इनको कि इतना नहीं है, एक चीज से दूसरी चीज अगर आसपास की सराउंडिंग में भी चेंज हो जाए तो ये बहुत कंफर्टेबल नहीं होते। हाई कम्युनिकेबल स्किल्स नहीं, कम्युनिकेशन इनकी दिक्कत वाली होती है, लैक करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स में। सोशलाइजेशन में या सोशल होने में दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा लोगों से घुलने मिलने में ऑटिस्टिक बच्चे को। अर्ज फॉर फ्रिक्वेंट चेंजेस इन रूटीन बिल्कुल भी नहीं है। अगर ज्यादा चेंज होंगे आसपास के रूम में, हर रोज चादर बदल जा रही है, हर रोज अलग अलग कलर की, मतलब, या हर रोज आज टेबल इधर थी कल उधर है, तो इनको दिक्कत होती है एडजस्ट करने में। तो ऑटिस्टिक बच्चे का लक्षण ये तीनों तो बिल्कुल नहीं है, ऑपोजिट है उसका। ये है कि रेपिटेटिव बिहेवियर होता है, बार बार चीजों को रिपीट करता है ना। तो ये अपने आप में एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहते हैं कि बच्चा जब जन्म के कुछ समय बाद ही पता लग जाएगा आपको 5 से 10 साल तक कि बच्चे को ऑटिज्म है या नहीं है। विकास के समय होने वाले, मतलब पता लगने वाले ये डिसेबिलिटीज हैं जिनको डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कहते हैं, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इंक्लूसिव एजुकेशन स्ट्रेसेस ऑन, यानी जो समावेशी शिक्षा है वो किस पर बल देती है? समावेशी शिक्षा है क्या, अब इसको समझना जरूरी होगा, जो कि हम समझेंगे अभी, है ना। कोई टेंशन वाली बात नहीं है यार। मॉक टेस्ट वगैरह सब बैच में, जो जिन लोगों ने सीटेट का बैच लिया है उनको सारे मॉक टेस्ट, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, नोट्स, वो सब मिले हैं, ठीक है जी। प्रीवियस क्लास के नोट्स भी हम करा देंगे आपको अपलोड। डिस्कस कर लेंगे। प्रांजल अभी तो बहुत समय है हमारे पास, अगर आप अब से भी सिर्फ यूट्यूब की क्लास भी अच्छे से अटेंड कर रहे हैं तो काफी हेल्प आपको मिल जाएगी सीटेट में। 53% लोग ए ऑप्शन कह रहे हैं। देखते हैं एक बार, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा किस पर बल देती है, किस पे जोर देती है? समावेशी शिक्षा है क्या कि हर तरह का बच्चा सीख पाए। फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं 59% लोग। एनहेंसिंग द पोटेंशियल ऑफ ईच स्टूडेंट, बिल्कुल हर बच्चे के अंदर की क्षमता को बढ़ाने पर, कि जो पोटेंशियल है वो निखर के आए। अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा गिटार बजाता है तो वो उसमें हम उसको हेल्प कर पाए, स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उधर हम हेल्प कर पाए, जो बैरियर्स, जो बाधाएं उसके सामने आ रही हैं उनको दूर कर पाए हम। एक बच्चा है जिसको देखने में दिक्कत है, उसको भी हम सिखा पाए, उसके अंदर भी तो एक पोटेंशियल होगा कुछ छिपा हुआ, तो उसको हम निकाल करके ला पाए। इसीलिए हम इसको एजुकेशन फॉर ऑल कहते हैं, सभी के लिए शिक्षा। सभी के लिए शिक्षा का जो सिद्धांत है वो समावेशी शिक्षा फॉलो करती है, और दूसरा इक्विटी बेस्ड होती है। ये इसका जो प्रिंसिपल है समावेशी शिक्षा का यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का, वो समता बेस्ड है, इक्विटी बेस्ड है, कि सबको इंक्लूड करें हम नीड के अकॉर्डिंग। इक्वालिटी नहीं, इक्विटी। इक्वालिटी से बेटर है इक्विटी। यहाँ पे हर तरह के बच्चे को समझ पाए आप। इक्वालिटी क्या हो जाएगा, एक बच्चा है जो चल नहीं सकता, व्हील चेयर पे है, और एक बच्चा है जो दौड़ सकता है, बहुत अच्छा धावक है, और दोनों कह दिया जाए दोनों साथ दौड़ो, ये इक्वालिटी हो गई। लेकिन ये मूर्खता हो जाएगी। कई जगह पे इक्वालिटी बेवकूफी नजर आती है। तो इक्विटी जरूरी है वहां पे कि आपको बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग समझनी है चीजें। तो ये पूरी एजुकेशन जो है इंक्लूसिव एजुकेशन इक्विटी बेस्ड होती है, समता बेस्ड होती है, ना कि समानता बेस्ड। व्यूइंग गैप्स इन लर्निंग एज डेफिशिएंसीज, बिल्कुल भी नहीं। इंक्लूसिव एजुकेशन गैप्स क्या होते हैं, सीखने में कमी रह गई। मान लो किसी को अभी कोई कह रहा था कोलबर्ग का 6th स्टेज समझा दो, तो ये गैप रह गया है कि उनको वो समझने में दिक्कत है। तो मैं किसी क्लास में डिस्कशन करूंगी, या पुराना वो कोलबर्ग का सेशन देखेंगे, समझ आ जाएगा, ठीक। या आगे कभी हम डिस्कशन करेंगे तो समझ आ जाएगा। लेकिन गैप्स का मतलब डेफिशिएंसी नहीं है कि ये कमी ही है, ये व्यक्ति में ही कुछ कमी है कि जो समझ नहीं पाया।
गैप्स को डेफिशिएंसी नहीं की तरह नहीं देखती इंक्लूसिव एजुकेशन। गैप्स के लिए तो रेमेडियल क्लासेस होती हैं, हम एक्स्ट्रा क्लासेस लगाते हैं, 70 चीजें करते हैं, तो गैप्स कोई बुरी बात नहीं है। असेसिंग कॉग्निटिव स्किल्स ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस, बच्चे के दिमाग के स्तर को आप कितना बढ़िया नंबर लेके आ रहा है वो इस बात पे आप जज कर रहे हैं, ये भी कहना गलत है। इंक्लूसिव एजुकेशन ये नहीं करती, सबको इंक्लूड करती है, चाहे कोई टॉपर है, गिफ्टेड बच्चा है, चाहे कोई स्पेशल बच्चा है जिसकी स्पेशल नीड है, देखने में दिक्कत है, हर तरह के बच्चे को इंक्लूसिव एजुकेशन, नाम ही है इंक्लूसिव यानी इंक्लूड करना हर बच्चे को, एजुकेशन फॉर ऑल। जैसे मदर नेचर, बारिश होती है सब पे होती है, धूप निकलती है सबके लिए निकलती है, चाहे आप अमीर हैं गरीब हैं, चल सकते हैं नहीं चल सकते हैं, दिखता है नहीं दिखता है, नेचर सबके लिए एक जैसा है, इसलिए मदर नेचर कहते हैं, प्रकृति। उसी तरह से स्कूल में भी हमें हर बच्चे को इंक्लूड करना है, तो एजुकेशन सबके लिए होनी चाहिए, बस थोड़ा सा अडेप्टेशन के साथ। सेटिंग सेम पैरामीटर, सबके लिए सेम पैरामीटर हम नहीं लगा सकते कि एक बच्चा है जो 10 किलोमीटर दौड़ता है या फर्स्ट आता है तो सबको फर्स्ट आना है। अपने हर बच्चे में यूनिक है हर बच्चा, उसके अंदर जो क्षमता छिपी हुई है उसको बाहर निखार के लाना है, ये है बात जो कि फर्स्ट ऑप्शन कहता है। तो ये दो सिद्धांत मैंने कई बातें आपको बताई, एक तो इक्विटी बेस्ड है, एजुकेशन फॉर ऑल है। अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें, समावेशी शिक्षा की, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, 1 नंबर का टॉपिक है आपका। हम सब एक जैसे नहीं हो सकते, बिल्कुल एक जैसे हो जाएंगे तो हम रोबोट्स बन जाएंगे, है ना। 2 पेन एक जैसे हो सकते हैं, 2 फोन एक जैसे हो सकते हैं, 2 गाड़ियां एक जैसी हो सकती हैं, 2 लोग थोड़ी एक जैसे हो सकते हैं, डिट्टो सेम नहीं हो सकते, अंतर उनमें पाए जाएंगे। चाहे आपको मान लीजिए मुझे चाय पसंद है, निशा को कॉफी हो सकती है, या आपको कुछ और हो सकता है, तो अंतर तो पाए जाएंगे। ऐसे देखने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें भी चाय पसंद है, ठीक है, ठीक। देखिए, तो एक बच्चा मान लीजिए जो आपकी बैसाखी से स्कूल आता है, क्या कहते हैं इसको, मैं बार बार भूल जाती हूँ, नहीं कल किसी ने बताया था, मैं भूल जाती हूँ, मतलब कॉमन शब्द है बट वो दिमाग से निकल जाता है, ठीक। और अगर हम बात करें यहाँ पे, एक बच्ची है जो नॉर्मली स्कूल आ रही है, बहुत ब्राइट है पढ़ने में, एक बच्चा है जो व्हील चेयर से आ रहा है, एक बच्चा है जो ऐसे परिवार से आता है जिसको बहुत ज्यादा, जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, यानी उसके खानदान में दुनिया में जनरेशंस में कोई नहीं पढ़ा उसकी दुनिया में, ठीक है ना। नहीं, हैंडीकैप नहीं कहते, हैंडीकैप कहना भी अपने आप में गलत शब्द है, समाज बनाता है हैंडीकैप, है ना। क्रच कह सकते हैं, हाँ क्रचेस कहते हैं। वॉकर तो फिर वो अलग हो जाएगा, वॉकर डिफरेंट होता है, क्रचेस हो गए। तो कोई क्रचेस से आ रहा है मान लो, तो ये आपका सबको इंक्लूड करना है, सबके अंदर जो पोटेंशियल है उसको निकाल करके लाना है, एक छत के नीचे सबको सिखाना है, रेगुलर स्कूल में पढ़ाना है सबको, एजुकेशन फॉर ऑल। इसीलिए इंक्लूसिव एजुकेशन कह रहे हैं कि एक सामान्य स्कूल में, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ जिस बच्चे को कोई भी दिक्कत है, जो देख नहीं सकता, तो उसको स्पेशल स्कूल में जाना पड़ेगा जो ब्लाइंड स्कूल में है, ये मजबूरी नहीं होनी चाहिए, कोई चॉइस से जा रहा है बात अलग है, ठीक। तो इंक्लूसिव एजुकेशन सभी के लिए शिक्षा पे बल देती है, इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कहानी क्या है। और क्वेश्चन नंबर 5, अगर आप ये 34 क्वेश्चंस अच्छे से कर लेते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन के 99%, 99.9% क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाने चाहिए, है ना। हाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, एक तो यहाँ पे आजकल नंबर्स नहीं दिखते हैं, आज मेरा रिचार्ज खत्म होने वाला है, इसके कह रहे हैं करा लीजिए, 1 महीने की जरूरत पड़ेगी आपको, पेपर आपका आने को ही है बिल्कुल। फटाफट से बताओ मुझे, कमेंट करके फटाफट से बताओ, देखना एक बार, बहुत ही बढ़िया। चलिए समझते हैं कहानी क्या है। निशा जी को ज्यादा नहीं, बस 100 ग्राम दिखा दीजिए, 100 ग्राम में ये दिख ही नहीं पाएंगी भाई ये हमारा पर्सनल दोस्तों वाला मजाक है, इसको दिल पे ना लिया जाए, है ना, इसको सामान्य दुनिया की किसी और बात से ना जोड़ा जाए। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा और समझते हैं कि कहानी है क्या। क्वेश्चन नंबर 5, 94% लोग कह रहे हैं। असर्शन क्या है भाई, कथन और कारण। कथन क्या है, व्हेन टीचर्स बिलीव दैट चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड्स have the capacities of learning and make them feel belonged in the classroom, they are likely to improve their performance। यानी जब टीचर्स का ये मानना होता है या ये विश्वास रखते हैं टीचर्स कि जो डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड से बच्चा आ रहा है, मान लीजिए जिसकी जनरेशंस में कोई नहीं पढ़ा, फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, ऐसा बच्चा है जिसको हाशिए पे रखा है समाज ने, जैसे सेक्स वर्कर्स के बच्चे हो सकते हैं, वो मूवी देखी होगी आपने, कौन सी, गंगूबाई। या फिर अगर मैं बात करूं डिसएडवांटेज बच्चे और क्या हो सकते हैं, जो डेप्राइव्ड है, वंचित रह गए किसी भी वजह से, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत लो है, पढ़ने के पैसे नहीं है बिल्कुल, तो वो भी डिसएडवांटेज ही है एक तरह से, है ना। कोई ऐसे जाति समूह का बच्चा हो सकता है जिसको समाज ठीक नजर से ना देखता हो, वो भी अलाभान्वित हुआ, वंचित समूह वर्ग हो गया, डेप्राइव्ड एंड डिसएडवांटेज्ड। लेकिन हमें तो हर बच्चे को पढ़ाना है ना, सीख तो वो भी सकता है। तो
टीचर्स को ये मानना चाहिए कि चाहे डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से आ रहा हो बच्चा, लेकिन उसके अंदर कैपेसिटी है लर्निंग की, और उनको बिलोंग्ड फील कराना है क्लासरूम में कि आप भी इसी क्लास का पार्ट हो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस जाति समूह से आते हो, क्लास में हैं तो हम एक टीम है अपने आप में। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया, फर्स्ट चॉइस बेनीवाल। चलिए, तो अगर हम बात करें रीजन क्या है इसका, ये बात तो सही है, इससे क्या होगा, बच्चे की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा ये तो मेरा भी स्कूल है, ये तो मेरी भी क्लास है, मैं भी पढ़ सकता हूं, चाहे मैं किसी भी जाति समूह से आता हूं, किसी भी चाहे मैं गरीब हूं, अमीर हूं, चाहे मुझे कोई और समस्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भी पढ़ सकता हूं। तो ये तो पॉजिटिव बात हो गई, बच्चे के पक्ष में है ये बात, और जो बच्चे के भले में होता है जो स्टेटमेंट, वो बेहतर है। इसका रीजन क्या है? टीचर्स बिलीव्स अबाउट चिल्ड्रन एंड देयर एबिलिटीज इन्फ्लुएंस चिल्ड्रन। ये बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिएगा कि जो टीचर्स जैसा सोचते हैं, जो टीचर्स का बिलीफ है, जो विश्वास है एक टीचर का, वो बच्चे की परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है। अगर टीचर को लगता है कि तुम बहुत अच्छा करोगे, आप याद कीजिए आपको यदि किसी टीचर ने कहा होगा नहीं यार तुम अच्छा करोगे या तुम कर सकते हो, इस बिलीफ से ही, ये कई लोगों को लगेगा तो मोटिवेशन वाली बातें हैं, नहीं, टीचर्स अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बच्चों के लिए, जो उनके स्टूडेंट्स हैं, तो वो अपने आप में फिर एक मोटिवेटर, फिलोसोफर, फ्रेंड, गाइड, सब कुछ है टीचर। बच्चों और उनकी क्षमताओं के बारे में शिक्षकों का विश्वास बच्चों को प्रभावित करता है। यानी अगर बच्चों को लगता है कि मेरे टीचर को तो लगता है यार मैं तो कर सकता हूं, मेरे से तो हो जाएगा ये सवाल, थोड़ा सा हेल्प की तो जरूरत है, तो बच्चों को कॉन्फिडेंस आएगा फिर। तो ये जो टीचर्स का बिलीफ है और पॉजिटिव बिलीफ है, तो वो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेगा। और टीचर्स का अगर नेगेटिव बिलीफ है, टीचर ने कहते तुमसे तो कुछ होगा ही नहीं, तो 100 में से शायद एक ही बच्चा होगा जो जबरदस्ती करके दिखा देगा, अदरवाइज बाकी जो बच्चे होंगे 99 वो इस बात से डिमोटिवेट हो सकते हैं, और जितनी उनके अंदर क्षमता हो सकता है वो उतना भी ना कर पाए। तो टीचर्स के बिलीफ का इन्फ्लुएंस होता है बच्चे पे, ये बात एकदम सही है। तो दोनों बातें सही हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि जो डिसएडवांटेज बच्चा है उसको बिलोंग फील कराना है, एक्सेप्टेड फील कराना है क्लासरूम में, कि तुम भी इसी क्लास से बिलोंग करते हो, तुम भी सीख सकते हो। क्यों करना है ऐसा? क्योंकि टीचर का जो बिलीफ है वो बच्चे की एबिलिटी पे प्रभाव डालेगा। दोनों बातें सही हैं, दोनों एक दूसरे के लिए भी सही हैं। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से करना होता है, क्योंकि कई लोगों ने तो रट्टा लगा रखा है कि ऐसा क्वेश्चन दिखेगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजनेबल एकोमोडेशन फॉर स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटी? यानी एक बच्चा जिसको सीखने की अक्षमता है, यानी कोई भी डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसमें डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, ये सब आते हैं, डिस्फेजिया, अभी मैं एक लिस्ट बना के आपको बता भी दूंगी जो जरूरी है। ठीक है ना? पूनम बताइए, तो सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित समायोजन नहीं है? नॉट राइट, यानी सही नहीं है। उन बच्चों को जिनको कोई भी लर्निंग डिसेबिलिटी है, उनको ठीक तरीके से इंक्लूड करने का तरीका क्या नहीं है, उनके साथ उनके लिए क्या गलत है? पहला ऑप्शन है अलाउंस फॉर फ्रीक्वेंट ब्रेक्स बिटवीन टास्क। मान लीजिए एक बच्चा है जो ज्यादा ध्यान उसका नहीं लग पाता है ना, एडीएचडी वाला भी बच्चा हो सकता है यहाँ पे, यानी अधिगम अक्षमता हो सकती है उसको, सॉरी एडीएचडी क्या होगा, अटेंशन डेफिसिट, ज्यादा देर तक ध्यान नहीं टिका पाता। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, एडीएचडी हुआ चाहे ऑटिज्म हुआ, है ना, या फिर डिसलेक्सिया भी है, या डिसग्राफिया भी है, या कुछ और है। तो अटेंशन में मान लीजिए दिक्कत है, तो इसमें सारी चीजें आ जाएंगी। तो आप टास्क के बीच में विराम दे सकते हो ताकि वो थोड़ा सा रिलैक्स्ड महसूस करे या रिफ्रेश्ड महसूस करे। पॉजिटिव बात है ये। तो बच्चे के देखो, जो बात बच्चे के हित में होती है वो सही होती है, हमें नेगेटिव चाहिए क्योंकि नॉट लिखा हुआ है। तो ये तो पॉजिटिव बात हो गई। एक्सटेंडिंग अलॉटेड टाइम फॉर टेस्ट, यानी आपने जो टाइम दिया है टेस्ट का, मान लीजिए 2 घंटे, एक बच्चा जिसको दिखने में समस्या है या लिखने में समस्या है, डिस्प्रैक्सिया है, पेन पकड़ के लिखने में समस्या होती है, उसको एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बात ठीक है। एक्स्ट्रा टाइम हमें दिया जाता है पेपर्स में भी, जो लोग मान लीजिए जो विजुअली चैलेंज बच्चे हैं या उस तरह से कोई समस्या है। थर्ड ऑप्शन है प्रोवाइडिंग अ स्पेस विद मिनिमल डिस्ट्रैक्शन। अब एडीएचडी वाला बच्चा मान लो एक तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी है वो भी, हालांकि हम इनको डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में काउंट करते हैं, ऑटिज्म एएसडी में आ जाते हैं सब। तो न्यूनतम विकर्षणों के साथ कार्य स्थल प्रदान करना, हाँ भाई, डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो, ये बात भी सही है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट फॉर असेसमेंट, ये प्रॉब्लम है, ये गलत है यहाँ पे, जो कि 79% आप लोग कह पा रहे हैं। काफी जल्दी आप लोग सही जवाब दे पा रहे हैं, अब थोड़ा स्पीड हमें बढ़ानी पड़ेगी। मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षण, यानी मानकीकृत परीक्षण में, मानकीकृत परीक्षण क्या है? जो वैलिडिटी हो, जिसमें गुण बताए थे ना एक अच्छे टेस्ट के। मानकीकृत टेस्ट, एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या होगा? यूपीएससी का एग्जाम, सीटेट का एग्जाम, जो लाखों लोग एक साथ दे रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स, ठीक, वो मानकीकृत हैं, स्टैंडर्डाइज्ड हैं। तभी मैं कहती हूं आप प्रीवियस ईयर को अच्छे सॉल्व करिए बजाय कि किसी टीचर के मॉक टेस्ट को। बिल्कुल वो प्रीवियस ईयर पे ही बेस्ड है, जैसे हम लोग करते हैं तो प्रीवियस ईयर बेस्ड मॉक टेस्ट करेंगे, तो वो
फिर भी वो उतने अच्छे नहीं हो सकते जो जितने प्रीवियस ईयर आपके लिए अच्छे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्डाइज टेस्ट वो मानकीकृत है, प्रॉपर एक्सपर्ट्स की टीम बनाती है, उसमें वैलिडिटी होगी, उसमें रिलायबिलिटी होगी, ऑब्जेक्टिविटी होगी। ये तीनों गुण बताए थे जब लास्ट चैप्टर लिया था 10 दिन पहले, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन वाला। तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट एक बड़ी पॉपुलेशन के लिए 10 लाख लोग दे रहे हैं, कई लाख लोग दे रहे हैं, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम क्या है स्टैंडर्डाइज टेस्ट के लिए कि ये टीचर मेड टेस्ट होता है, दूसरा जो टीचर खुद बच्चों के लिए बनाए। इनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान नहीं रखा जाता। जब 10 लाख लोगों के लिए पेपर बनाए तो किसी एक इंडिविजुअल को क्या दिक्कत है ये थोड़ी देख पाएगा वो। तो जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाला बच्चा है, मान लीजिए किसी को डिसलेक्सिया है, अब स्टैंडर्डाइज टेस्ट थोड़ी देखेगा कि डिसलेक्सिक बच्चे के लिए अलग से एक पेपर बन गया, नहीं, वो तो 10 लाख लोग दे रहे हैं। तो ये आपको बुखार था उस दिन, किसको फर्क पड़ेगा? तो ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट की थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी, अगर किसी बच्चे को डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया या कोई और समस्या है, उसके लिए ज्यादा हेल्पफुल नहीं होता स्टैंडर्डाइज टेस्ट। वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में नहीं रख पाता। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है? एक बच्चा किसी और चीज में बेहतर कर सकता है, वो ध्यान में नहीं रख पाया। स्टैंडर्डाइज टेस्ट के साथ ये समस्या है। तो फोर्थ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7? फटाफट से बताइएगा। इंक्लूजन, यार तुम ऐसे उधर मत बैठो, उधर से बैठ जाओ ताकि दिखती रहो। ऐसा लग रहा है एक रोबोट को बिठा दिया हमने। इंक्लूजन एज अ फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस इज सिचुएटेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाइवर्सिटी। भाई यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं हम, बैच में कल ये टॉपिक कर रहे थे, तब भी आपको बताई थी ये बात कि डाइवर्सिटी यानी विविधता में एकता की बात करता है हमारा संविधान भी, कि हम सब विविध हैं, है ना। अभी किसी ने तो कोई भाषण दिया था, मैं पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ, बट एग्जाम्पल्स के लिए तो जो चीज मिल जाए उसको यूज कर लेना चाहिए, मैं करती हूँ एज अ टीचर, ठीक है ना। चाहे वो मूवीज का एग्जाम्पल हो, चाहे वो न्यूज में जो चल रहा हो उसका एग्जाम्पल हो, ठीक। तो किन्हीं एक पार्टी के किसी व्यक्ति ने तो कुछ कहा, अब वो चीज मैटर नहीं करती हमारे लिए क्योंकि हमारे यहाँ कोई पॉलिटिक्स का डिस्कशन नहीं हो रहा, बट वो डाइवर्सिटी को दर्शाते हुए उन्होंने वो रेसिज्म की तरफ चली गई उनकी बात कि भाई इंडिया में हर तरह के लोग हैं, इस कलर के भी लोग हैं, इस तरह के भी लोग हैं। तो वो कुल मिला के बात होनी चाहिए थी डाइवर्सिटी की, कि हम अलग अलग विविध लोग हैं, लेकिन वो उस तरह से फिर कई बार स्टेटमेंट ऐसा हो जाता है ना, शब्दों का ही खेल है तो गड़बड़ हो जाती है या हो सकती है। अब मैं ये नहीं कह रही हूं कि जो हो गए उस चीज को सही मानना चाहिए, बट कुल मिला के बात यह कि हम विविध लोग हैं। हमारे देश में भाषा से लेके, रंग से लेके, कल्चर से लेके अलग अलग तरह की चीजें हैं, अलग अलग लोग हैं, तो विविधता ठीक बात होती है। इंक्लूसिव एजुकेशन में एक क्लासरूम में भी सारे बच्चे ना सेम भाषा बोलेंगे, ना सेम तरह से दिखेंगे, ना सेम तरह की सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से आते होंगे, विविध बच्चे होंगे, ठीक। तो विविधता अच्छी बात है, विविधता को बुरा नहीं मानना है। जब हम विविधता के आधार पर भेदभाव करने लगेंगे तब दिक्कत है। तो डाइवर्सिटी विच इंक्लूड्स लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, यानी भाषा के आधार पर भाषाई विविधता है, ठीक बात है। जेंडर डाइवर्सिटी, मेल फीमेल अदर जेंडर सब हो सकते हैं, सबको जीने का अधिकार है, ठीक बात है। सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी यानी सामाजिक सांस्कृतिक विविधता, कोई और त्योहार, मान लीजिए आप ईद मनाते हैं, मैं दिवाली मना रही हूं, कोई और पोंगल मना रहा है, कोई और कुछ और मना रहा है, तो ये डाइवर्सिटी हो सकती है। पहनावे में अंतर हो सकता है। एबिलिटी एंड डिसेबिलिटी, यानी कि एक बच्चा है जो मान लीजिए गिफ्टेड है तो किसी चीज में वो एबल है, एक बच्चा है जिसको कोई दिक्कत है, डिसेबिलिटी, मान लीजिए डिसलेक्सिया है, कुछ और है, तो लेकिन हमें इंक्लूड तो उसको भी करना है। हर तरह का बच्चा पढ़ेगा तभी तो इंक्लूसिव क्लासरूम कहलाएगा। तो हम कहेंगे फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। 83% लोग सही जवाब दे पा रहे हैं। हालांकि हमें लेबल नहीं करना होता, ध्यान रखिएगा, यहां पे लेबल करने की बात नहीं हुई है कि एबिलिटी और डिसेबिलिटी का मतलब ठप्पा लगाने की बात नहीं हुई है। यहां क्वेश्चन के हिसाब से चलना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप लेबल नहीं कर सकते बच्चों को कि ये एबल है और ये डिसेबल है। क्वेश्चन नंबर 8 तो पूछा कैसे है उस पर बहुत डिपेंड करेगा पेडागोजी में। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी टू केटर टू स्टूडेंट्स फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड, यानी कौन से बच्चे अलाभान्वित समूह के बच्चे, ऐसे बच्चे जो किसी भी आधार पे हाशिए पर रह गए हैं, उनको लाभ नहीं मिल पाया। चाहे वो हमारे देश में ऐसे कास्ट की अगर हम बात करें तो कास्ट हो सकते हैं डिसएडवांटेज, जिनके बेसिस पे फिर उनको आरक्षण हम दे रहे हैं, या महिलाओं के केस में कई जगह पे आरक्षण है क्योंकि वो उनको डिसएडवांटेज पोजीशन में वो रखा गया। उनको जब आपने या बहुत सारे लोगों ने मान लीजिए एक समय पे लड़कियों को तो पढ़ने नहीं दिया गया, लड़कों को पढ़ने दिया जा रहा है, तो अब वो डिसएडवांटेज वर्ग में आ गई। अब उनको उठाने के लिए, उनके उत्थान के लिए क्या करना पड़ेगा? इक्विटी लानी पड़ेगी, कई बार रिजर्वेशन का यूज करना पड़ेगा, कई बार किसी और टेक्निक का यूज करना पड़ेगा क्योंकि वो डिसएडवांटेज पोजीशन में है। अब कोई भी किसी भी आधार पे डिसएडवांटेज हो सकता है बच्चा, चाहे वो जाति समूह के आधार पे, भाषा के आधार पे, अगर उस भाषा के लोगों का मजाक उड़ाते हैं लोग तो वो डिसएडवांटेज हो गया, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पे। तो कौन सा एक तरीका नहीं है सही जिससे डिसएडवांटेज बैकग्राउंड के बच्चे को इंक्लूड किया जाना चाहिए? लिंक लर्निंग एक्टिविटीज विद द सोशल एंड कल्चरल एनवायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, सीखने की गतिविधियों को छात्रों के सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से जोड़ना। यानी जिस बैकग्राउंड से बच्चा आ रहा है तो आप
आप दिवाली का भी एग्जाम्पल लीजिए, क्लास में ईद का भी लीजिए, बाकी त्योहारों का भी लीजिए, है ना, गुरुपूरब का भी लीजिए, जो आपको मन करे, मतलब सभी बच्चों को इंक्लूड करना है, ये बात तो पॉजिटिव है। हमें क्या चाहिए, नॉट वाला जवाब चाहिए, यानी जो गलत है वो सही होगा हमारे लिए, तो हमें तो गलत चाहिए, ये तो सही है, ये तो पॉजिटिव है। डिसमिस एक्सप्रेशन इन लोकल लैंग्वेज, बच्चे की स्थानीय भाषा में एक्सप्रेस मत करने दो, तो ये तो गलत तरीका है ना, डिसमिस नहीं कर सकते आप। मेक इट, तो ये नेगेटिव लग रहा है, देखेंगे अभी। मेक इट कंपल्सरी फॉर देम टू टेक ट्यूशंस एट होम, बच्चों को ट्यूशन लेने के लिए मजबूर कर दो, ये भी गलत ही लग रहा है मुझे, तो मुझे क्या, ये है ही गलत। एक्सप्रेशन इन लोकल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में एक्सप्रेशन, ये भी नेगेटिव ही बात है। फोकस ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ स्कूल नॉलेज एज इट थ्रू रेपिटेड प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस करा के आप जो स्कूल में रटवाया गया है उसी को उगलवाना चाहते हैं, तो तीनों ही बातें गलत हैं। पॉजिटिव क्या है इसमें, फिर से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, कहीं तो कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी टू केटर टू स्टूडेंट्स फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड्स, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों के अनुसार शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी शैक्षणिक रणनीति नहीं है, नॉट पूछा है। देख लेते हैं भाई, लिंक लर्निंग एक्टिविटीज विद द सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, यही पॉजिटिव है, बाकी सब तो यहाँ नेगेटिव ही लग रहे हैं, कि अगर आप बच्चे की लोकल भाषा में उसको नहीं अभिव्यक्ति करने दे रहे हैं, उसको खारिज कर दे रहे हैं, कंपलसरी लगा दे रहे हैं कि ट्यूशन तो लेना ही पड़ेगा, बार बार बस रट्टा लगवा के सिर्फ उगलवाना चाहते हैं चीजें, ये तीनों ही बातें गलत हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन ही गलत है, हमें ये नॉट हटाना पड़ेगा यहां से, हमें ये नॉट यहां से हटाना पड़ेगा। कौन सी रणनीति है, अगर सवाल ऐसे होगा, हो सकता है पेपर में गलती रही हो, या फिर टाइपिंग की गलती रही हो, या क्वेश्चन बनाने में गलती हुई हो, तो ये सिर्फ एक ही बात यहाँ पे पॉजिटिव है, बाकी तीनों तो नेगेटिव ही है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, बाकी तीनों तो नेगेटिव हैं, तो इस क्वेश्चन को हम चेंज कर देंगे, इसमें से नॉट हटा देंगे क्योंकि ये गलत है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर और जवाब दीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है भाई, स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विद डैश ऑफन फेस डिफिकल्टीज इन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड कंप्यूटेशन, यानी डैश के साथ संघर्ष करने वाले विद्यार्थियों को अक्सर गणितीय अवधारणाओं और गणना में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। गणित से संबंधित विकार, डिसेबिलिटी जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो, कैलकुलेशन से रिलेटेड हो, डिसकैलकुलिया, देख लो मैं ही गलत बता रही हूं, मैं चेक कर रही थी आप लोगों को, ठीक है ना, यही तो कहते हैं टीचर्स, है ना, तो आप समझ जाया करो, जब भी मैं ये क्या करूंगा, मैं चेक कर रही थी आपको। देखो एक बार, गुणज वैकल्य कहते हैं इसको, क्यों, क्योंकि गणित से संबंधित, गणना संबंधित विकार, है ना। डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन कहां होती है, मैथ्स में होती है, भाषा में थोड़ी कैलकुलेशन होगी, लैंग्वेज में थोड़ी, तो कैलकुलेशन, बच्चे को प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन इन सब में दिक्कत हो सकती है, वो जहां डिवाइड करना है वहां ऐड कर सकता है, कुछ भी कैलकुलेशन संबंधी समस्या हो सकती है, ठीक है जी। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया तो रीडिंग संबंधित है भाई, पढ़ने से, वो बी को डी पढ़ना, डॉग को गॉड पढ़ना। डिसग्राफिया, ग्राफ का मतलब होता है, ग्राफ कैसे बनाओगे, हाथ से, तो ये राइटिंग से याद रख लिया करो ग्राफ को, डिसग्राफिया को। ऑटिज्म में आपको पता है कम्युनिकेशन में दिक्कत होगी, सोशली घुलने मिलने में दिक्कत होगी, माय नेम इज खान के शाहरुख खान को याद कर लो, है ना। स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर होगा, तो ये क्या है, स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर मतलब रेपिटेटिव, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ सही है, डिसकैलकुलिया। क्वेश्चन नंबर 10 देखना एक बार, ये क्या कहता है भाई, अब जितना रिवीजन हो सके, जो भी आपने पढ़ लिया है उसको रिवाइज भी करना है, नए क्वेश्चंस भी करने हैं, पुराने भी जितना हो सके, प्रीवियस ईयर को भी अच्छे से रिवाइज करना है। जिसने अच्छे से प्रीवियस ईयर कर लिया पिछले 3 से 5 साल का, मोर देन एनफ है, इवन 3 साल का भी। आपकी टिप्स में होना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, सिर्फ सही और गलत का उत्तर नहीं देना होता। हाँ, जो सही है वही गलत है, क्योंकि पूछा ही गलत है, बिल्कुल तरुण तिवारी, सही समझे आप, यही अपना स्टाइल है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मल्टीपल, बाबू राव का, हाँ, मल्टीपल वेज ऑफ डैश आर ऑफ इंपॉर्टेंस फॉर सक्सेस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरूरी है, इसको समझेंगे अभी। मल्टीपल वेज ऑफ डैश आर ऑफ इंपॉर्टेंस फॉर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूडीएल, यानी यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। अब यूडीएल क्या है, स्पेशल, अगर हम बात करें इंक्लूसिव एजुकेशन की, समावेशी शिक्षा की, तो स्पेशल बच्चों को भी और नॉर्मल बच्चों को भी अच्छे से पढ़ाने का एक अप्रोच है, एक डिजाइन है, एक तरीका है। सार्वभौमिक डिजाइन के सफल कार्यान्वयन के लिए क्या महत्वपूर्ण है, ये सार्वभौमिक डिजाइन यानी यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, सार्वभौमिक सीखने का डिजाइन कह सकते हो आप। यूडीएल इंक्लूसिव एजुकेशन में हम यूज करते हैं, नॉर्मल बच्चा और स्पेशल बच्चा, यानी जिसकी स्पेशल नीड, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड या कोई भी डिसेबिलिटी है, हर तरह के बच्चे को हम उसकी नीड के अकॉर्डिंग इंक्लूड कर पाए, तभी यूनिवर्सल कह रहे हैं। यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिकरण, यानी हर बच्चे को हम सिखा पा रहे हैं। तो अब यहां पे बात बनती है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। मल्टीपल वेज ऑफ व्हाट, रिप्रेजेंटेशन, एक्शन, एंगेजमेंट, लेबलिंग। अब हमें पता है लेबलिंग तो नहीं होगा, बच्चे पे ठप्पा लगाना, ये वीक है, ये फर्स्ट है, ये बेहतर है, ये अच्छा है, ये गलत तरीका होगा, तो ये तो गलत हो गया, बाकी तीनों तो पॉजिटिव है। अब इसका आंसर, ये बोर्ड ने भी कुछ गड़बड़ की है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये तीनों ही बातें सही हैं, क्योंकि यूडीएल के तीनों ही प्रिंसिपल हैं, चाहे वो रिप्रेजेंटेशन हो, एक्शन हो, एंगेजमेंट हो,
लेकिन इसमें जो सही आंसर है वो है रिप्रेजेंटेशन, जिससे 1 नंबर आपको मिलेगा या मिला है जब ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन अपने अंदर एक्शन और एंगेजमेंट को कुछ हद तक शामिल कर लेता है। तो मैं ऐसा मान के चल रही हूं कि इसलिए इन्होंने इसको सही माना होगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन में तीनों आंसर्स को ही सही माना जाना चाहिए था। ये फ्री फॉर ऑल जैसे हो जाता है ना सीटेट में, क्या पता दिया भी हो, मेरे को याद नहीं है, आई थिंक रिप्रेजेंटेशन ही आंसर दिया है, बट इसमें ये तीनों आंसर सही होने चाहिए थे, क्योंकि ये तीनों ही सिद्धांत हैं किसके, यूडीएल के, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग में रिप्रेजेंटेशन, एक्शन और एंगेजमेंट ये तीनों प्रिंसिपल्स हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे। तो रिप्रेजेंटेशन के मल्टीपल वेज होने चाहिए किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के, दिखाने के, पढ़ाने के। अब जब आप रिप्रेजेंट अलग अलग तरह से करोगे तो एक्शन और एंगेज भी बच्चे अलग अलग तरह से करेंगे। तो ये मान करके हम ये मान ले रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन आंसर सही इन्होंने इसलिए माना होगा, अदरवाइज सही तीनों थे। मैं आपको कहूं कि जैसे मैंने आपको बता दिया कि एक्शन एंगेजमेंट रिप्रेजेंटेशन से ही संबंधित है, ऐसे हम इसको मान सकते हैं, बट यूडीएल में तीनों ही सिद्धांत सही है। तो इसका नंबर जो है सबको मिलना चाहिए था, बट मिला नहीं, तो आपको रिप्रेजेंटेशन ही यहां मान के चलना है। उसका भी रीजन मैंने आपको बता दिया है कि अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा अलग अलग बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग, तो उसी हिसाब से एक्शन होगा। ये यूडीएल जो यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग है उसके 3 मुख्य सिद्धांत हैं, 3 प्रिंसिपल्स हैं। मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट, यानी बच्चे को एंगेज करने के, यानी द वाई ऑफ लर्निंग, क्यों सीख रहे हैं हम कोई चीज, ये है मल्टीपल वेज ऑफ एंगेजमेंट कि हम एंगेज करें। रिप्रेजेंटेशन, हम सिखाएंगे अलग अलग तरह से, मल्टीपल मीन्स कि हम टीचिंग लर्निंग, आप चार्ट भी यूज कर रहे हैं, आप एक्टिविटी भी करा दे रहे हैं, आप जैसी जिसको जरूरत है वैसे काम करा दे रहे हैं, तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप मल्टीपल वेज में, अलग अलग चीजों को सिखा सकते हैं। एक्शन और एक्सप्रेशन का भी तरीका डिफरेंट हो सकता है। एक बच्चा जिसको डिसलेक्सिया है तो जरूरी नहीं हम उसको पढ़ने के लिए कहें, हम उसको किसी और वे में समझा सकते हैं, प्रिंटेड मटेरियल दे सकते हैं बजाय कि उसको लिखने और पढ़ने पे ज्यादा फोकस कराएं, या उसको फोनेमिक ट्रेनिंग होती है कि वो पढ़ना उस तरह से सीख जाए। तो अलग अलग बच्चों के लिए एक्शन एंड एक्सप्रेशन अलग, रिप्रेजेंटेशन अलग, एंगेजमेंट का तरीका अलग, ठीक है ना। अगर यहां पे ये क्वेश्चन तब या तो हम सही मानते, नहीं क्वेश्चन आया ऐसे ही हुआ है, या तो हम तब सही मानते कि इसमें नॉट लगा देते, तो फिर सिर्फ लेबलिंग बच जाता, बाकी तीनों ठीक थे, है ना। अगर नॉट लगा देते, आप लोग में से एक आध बंदा सही कह रहा है ये बात, ठीक है जी। चलिए एसएसटी की भी कराएंगे यार क्लास, लाल पीले मत हुआ करो। तो मैंने आपको तीनों ही चीजें बता दी हैं। अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए और एक ही चूज करना पड़े तो रिप्रेजेंटेशन चूज कर लीजिएगा, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन में जिस तरह से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, फिर उसमें एंगेजमेंट और एक्शन वैक्शन सब आ जाएगा, अदरवाइज तो तीनों सही है। तो ये शायद ही कहीं डिस्कशन हो, ये जरूरी है कि आप ये जान लें, ठीक। चलिए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11, डिसलेक्सिया इज अ डैश कंडीशन विच इंपैक्ट्स लर्नर्स एबिलिटी टू डैश। गाना भी गा दो, आप एक काम करो हमें डिस्टर्ब। मैथ्स पेडागोजिकल ले लेंगे यार सेशन, फटाफट से बताओ। हाँ लाल पीले हो रहे हो यार आप लोग, कमेंट्स वो करते हो ना, ये इमोजी यूज करने को लाल पीला होना कहती हूँ मैं। देखो एक बार फटाफट से बताओ। एक तो यहाँ पता नहीं लगता है आजकल, ये नया कुछ इन्होंने सिस्टम निकाल दिया है, कितने लोग लाइव हैं कुछ नहीं दिख रहा है ना, फोन में पता लग रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, 7 बजे का टाइम आप फिक्स रखेंगे, देखना एक बार। 4th ऑप्शन 76% लोग कह रहे हैं, देखना। डिसलेक्सिया इज अ डैश कंडीशन, कैसी कंडीशन है, फिजियोलॉजिकल, शरीर दिखता थोड़ी है कि मान लीजिए मुझे डिसलेक्सिया है, आप देख के बता ही नहीं पाएंगे, तो फिजियोलॉजिकल थोड़ी है कि कहीं शरीर में कहीं कुछ दिक्कत होगी तब डिसलेक्सिया है, नहीं। ईशान अवस्थी अगर आपने देखा हो मूवी में, तो कहीं दिखता थोड़ी है कि ईशान अवस्थी के चेहरे पे लिखा है कि डिसलेक्सिया ही होगा, पूरे स्कूल में नहीं पता लग पाया, अंत में जाके आमिर खान पता लगा रहे हैं तो कि बच्चे को दिक्कत है, वो देख के पता ही नहीं लगती, फिजियोलॉजिकल शरीर में थोड़ी कहीं लिखा है। सोशलाइज करने में वो ऑटिस्टिक बच्चे को होती है, डिसलेक्सिया वाले बच्चे को सोशलाइजेशन में सच बहुत बड़ी समस्या होगी, जरूरी नहीं है। सेंसरी भी नहीं है कि कोई सेंसेस की दिक्कत है, दिखने में दिक्कत है या कुछ, ऐसा भी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट्स नहीं, इमोशनल ड्रॉ पिक्चर्स नहीं, पिक्चर ड्रॉ करना तो फिर वो डिस्ग्राफिया में आ जाएगा। न्यूरोलॉजिकल है, न्यूरोलॉजिकल यानी इनकी ब्रेन की जो न्यूरॉन्स की वायरिंग है वो डिफरेंट होती है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है इनको। तो हो सकता है आपको एक किसी और तरह से दिखता हो, इनको वो शब्द उल्टे पुल्टे दिखते हो, है ना। तो ये तंत्रिकीय या न्यूरोलॉजिकल और ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ने की दिक्कत है कि वो GOD गॉड तो जोड़ के नहीं पढ़ पाता, उसको दिक्कत होती है साउंड्स को कि गॉड की साउंड किससे कैसे रिलेट होके फिर क्या शब्द बनेगा, इसमें उसको समस्या होती है, यानी फोनेमिक अवेयरनेस कहते हैं इसको। तो फोनेमिक अवेयरनेस में फोनीम होते हैं ना, साउंड को जब हम जोड़ते हैं अक्षर के साथ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, फटाफट से सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है भाई,
असर्शन है यानी अभिकथन है किस बारे में, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अडेप्टेशंस शुड बी मेड इन लर्निंग गोल्स, पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज एज वेल एज असेसमेंट। यानी एक समावेशी शिक्षा जहां हर बच्चे को इंक्लूड करना है तो हमें अडेप्टेशंस लाने चाहिए, हमें चेंजेस लाने चाहिए सिस्टम में। किस चीज के लिए, पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज में, यानी हमारे जो गोल्स होंगे हर बच्चे के लिए अलग हो सकते हैं। जरूरी थोड़ी सबसे सेम एक्सपेक्टेशन हम कहेंगे सबको फर्स्ट ही आना है, हो सकता है कोई स्पोर्ट्स में अच्छा करता हो तो लर्निंग गोल्स डिफरेंट होंगे, अडेप्टेशन होनी चाहिए। पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज यानी पढ़ाने के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं, मेथड के आकलन के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव है। रीजन क्या है इसका, द फिलॉसफी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एडवोकेट्स एलिमिनेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्रू पेडागोजिकल अप्रोचेस एंड असेसमेंट। क्योंकि समावेशन शिक्षा ये कहती है कि जो फिलॉसफी है समावेशन शिक्षा की, कि आप क्या कीजिए कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एलिमिनेट कर दीजिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, व्यक्तिगत विविधता, कि एक बच्चा है जो देख के सीखता है, दूसरा बच्चा है जो सुन के सीखता है, या एक बच्चा है जिसको देखने में दिक्कत है तो उसको अलग भेज दो, यानी खत्म कर दो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस बचे ही ना, सब रोबोट्स बन जाएंगे फिर तो ये गलत बात हो गई, ये नेगेटिव बात है, फॉल्स है ये बात। ऐसा नहीं कहती इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन ये थोड़ी कहती है बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को खत्म कर दो। इंक्लूसिव एजुकेशन तो उल्टा कह रही है कि सिस्टम में चेंज लाओ, आप सिस्टम में अडेप्टेशन लाओ, सिस्टम में मॉडिफिकेशन करो, ना कि बच्चे में। चेंज द सिस्टम नॉट द चाइल्ड। बच्चे में चेंज नहीं होगा, बच्चा सिस्टम के लिए थोड़ी बनाया गया है कि माँ बाप ने प्लान किया हम बच्चा बना रहे हैं स्कूल में जाने के लिए। वो बात अलग है कि सिस्टम बन चुका है, ठीक है, ज्यादातर माँ बाप चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग आपको मिल जाएंगे ऐसे अभी भी जो जिसको बोलते हैं होम स्कूलिंग। होम स्कूलिंग क्या है, कॉन्सेप्ट है अपने आप में कि हम बच्चे को ही घर पे ही स्कूल कर रहे हैं, अलग अलग चीजें सिखा रहे हैं उसको, अलग अलग तरह की मे बी क्लासेस लगा दे माँ बाप, खुद से उसको चीजें सिखाएं, है ना, तो अपने दोस्तों में खेल करके वो चीजें सीख रहा हो, स्कूल ना जाता हो। तो होम स्कूलिंग का अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो सिस्टम के लिए बच्चा थोड़ी है, बच्चे के लिए सिस्टम बनाया गया है, तो सिस्टम में चेंज लाओ आप। अगर आपके स्कूल में सीढ़ियां हैं, एक बच्चा है जो क्रचेस से आता है या व्हील चेयर से आता है, तो आप वहां पर रैंप बनवाइए या लिफ्ट बनवाइए, बच्चा थोड़ी चेंज हो जाएगा, बच्चे को तो जो दिक्कत है वो रहेगी। तो चाइल्ड को नहीं चेंज करना है, चेंज द सिस्टम नॉट द चाइल्ड। तो ये तो कहेगा ही नहीं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हटा दो, सब बच्चे एक जैसे हो जाएं, ये तो कहेगा ही नहीं। ऐसे थोड़ी होता है कि कोई किसी को कोई समस्या ही ना हो तब हम पढ़ाएंगे। तो ए तो सही है बट आर सही नहीं है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एलिमिनेट कर दो, ये बात गलत हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन क्यों कह रहे हो आप लोग, बोथ कहां से सही हो जाएंगे, रट्टा मत लगाया करो चीजों का, बोथ कैसे सही हो जाएंगे। वो कह रहे हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हटा दो, आप कह रहे हैं हाँ हटा दो, आप भी रोबोट बनाना चाहते हो बच्चे को, हमें तो लगा था आप बच्चे पक्ष में हो। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, प्रोवाइडिंग चॉइस एंड ऑप्शंस टू स्टूडेंट्स फ्रॉम अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, यानी बच्चे की रुचियों के बेसिस पे आप बच्चे को अनुभव प्रदान कर रहे हैं, उसकी आवश्यकताओं को समझ रहे हैं। विविधता, डाइवर्सिटी, अलग अलग बच्चों का इंटरेस्ट अलग अलग चीजों में हो सकता है, उनके बैकग्राउंड को समझ रहे हैं। ये जो प्रिंसिपल है कहाँ होगा, इंक्लूसिव एजुकेशन में होगा, ये तो आपको पता ही है। लेबल ठप्पा लगाने पे, सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, अलगाव प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। इससे ज्यादा नेगेटिव वर्ड जो है कोई और हो नहीं सकता। कि पृथकीकरण, कि दो बच्चे हैं जिनको दिखाई नहीं देता उनको अलग बिठा दिया आपने, है ना, उनको बिल्कुल अलग थलग कर दिया, उनको कह दिया कोई बच्चा है जो फर्स्ट आता है, मतलब आपने सेग्रीगेट कर दिया जबकि आपको इंक्लूड करना था। सेग्रीगेशन जस्ट ऑपोजिट वर्ड है इंक्लूजन का। ठप्पा नहीं लगाना, कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटिव इथोस नहीं होना चाहिए, गला काट प्रतिस्पर्धा जो दुनिया में देखने को मिलती है वो कायदे में नहीं होनी चाहिए। हर बच्चे की अपनी क्षमताएं हैं, उनको निकाल करके लाना है आपको। एक्सक्लूजन यानी अगेन कुछ एक्सक्लूड ही कर दिया, कुछ बच्चों को अलग ही कर दिया। इंक्लूजन इज द राइट वर्ड, कि आप बच्चे की एबिलिटी और सारी चीजों को समझते हुए सबको एक साथ सिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, क्योंकि सब एक जैसे कैसे हो जाएंगे, फिर तो रोबोट्स बन जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, और जो समस्याएं हैं कुछ बच्चों के साथ तो वो धीरे धीरे ठीक होंगी। हम ये थोड़ी कर सकते हैं, अगर कोई फर्स्ट जनरेशन लर्नर है तो जिसके माँ बाप या पीढ़ियों में कोई नहीं पढ़ा है तो पहले उसके माँ बाप को पढ़ाएं जाकर के फिर बच्चे को पढ़ाएंगे, ये तो हो नहीं सकता। तो हर तरह का बच्चा होगा फिर, और हर तरह का बच्चा सीख सकता है, वो आपको देखना कैसे सिखाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रमोट कल्चरल सेंसिटिविटी इन क्लास, यानी निम्न में से क्या कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता। सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता, यानी कल्चरल सेंसिटिविटी। क्या एक बच्चा है जो किसी और कल्चर से आता है, दूसरा बच्चा है अलग, उसके घर में कोई और त्योहार या पहनावा पहना जाता है, तो कौन सा तरीका सही नहीं है, नेगेटिव ढूंढना है, नॉट। जो सही नहीं है वही सही होगा यहाँ पे। ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू डिफरेंट कल्चर्स, अलग अलग संस्कृतियों के आप एक्टिविटीज कराइए, त्योहार अलग अलग सेलिब्रेट हो रहे हैं, स्कूल में एक्टिविटीज हो रही हैं, सही है। एनकरेजिंग शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस बाय स्टूडेंट्स अबाउट देयर कल्चर, अपने कल्चर के बारे में बच्चे अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, सब मिलजुल करके रहें, सही है। सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स ऑफ डोमिनेंट कल्चर्स ओनली, यही गड़बड़ हो जाएगी कि सिर्फ जो डोमिनेंट कल्चर है, मान लीजिए उस एरिया में
जो भी कल्चर है, मान लीजिए अगर साउथ में कुछ कोई एक त्योहार चलता है तो आप सिर्फ वही त्योहार सेलिब्रेट कर रहे हैं, दिवाली नहीं कर रहे हैं या कुछ और नहीं कर रहे हैं, दिवाली तो होती है वहां पे भी, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। या एक एरिया में स्कूल है जहां पे मान लीजिए सिर्फ हिंदू मुस्लिम की अगर हम बात करें या फिर किसी और सिख की बात करें, जैनिज्म की बात करें, अलग अलग रिलीजन है मान लीजिए, तो जो वहां पे बच्चे जिस रिलीजन के या जिस बैकग्राउंड के ज्यादा आ रहे हैं उन्हीं के त्योहार को आप सिर्फ सेलिब्रेट करा रहे हैं, बाकी जो बच्चे हैं उनको नहीं करा रहे हैं, तो वो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। जैसे केवल प्रभावी संस्कृति के त्योहार मनाना, अब मैं खुद से ईद सेलिब्रेट नहीं करती हूं, बट ईद आती है तो मैं पोस्टर बिल्कुल डालूंगी, स्टोरी लगाती हूं मैं, है ना। या जितने भी त्योहार पे जो भी पॉसिबल होता है, जितना याद रहता है, जितना हमारी अवेयरनेस में है, हम शेयर करते हैं। ठीक, क्या रीजन है उसका? यही है कि सिर्फ मतलब हर तरह के बच्चे हैं ना जो हमसे जुड़े हुए हैं देश भर से, तो अगर कभी भूल जाओ तो आप लोग कमेंट कर देते हैं कि मैम आपने तो फलाने त्योहार पे तो लगाई नहीं थी। तो सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स ऑफ डोमिनेंट कल्चर्स ओनली, ये गलत है। एक्सेप्टिंग एंड रिस्पेक्टिंग डाइवर्स बैकग्राउंड्स ऑफ, आप तो सोचिए इतने बड़े तब बुरा मान जाते हैं, बच्चे तो छोटे हैं, तो वो तो फिर उनके दिमाग में तो गलत ही जाएंगी चीजें। हर विद्यार्थी की विविध पृष्ठभूमि को स्वीकार करना व सम्मान देना, ये बात ठीक है, लेकिन सिर्फ डोमिनेंट कल्चर के फेस्टिवल अगर सेलिब्रेट होंगे स्कूल में तो वो अच्छी बात नहीं मानी जाएगी, वो कल्चरल सेंसिटिविटी की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मान लीजिए मैं किसी और रिलीजन को प्रैक्टिस करती हूं तो कल मैं भी बाकी रिलीजन के हिसाब से चलना शुरू कर दूं, वो पर्सनल हो सकता है आपका, लेकिन स्कूल में तो सेलिब्रेशन या उसको एक्सेप्टेंस या विश तो एटलीस्ट किया ही जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। Challenges in reading text and comprehending long passages is a challenge for students with dash. पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है जो डैश से जूझ रहे हैं, यानी चैप्टर पढ़ने में भी दिक्कत है, पढ़ के समझने में भी दिक्कत है। अगर कोई लंबा या बड़ा चैप्टर है तो, या पैसेज है मान लीजिए, पढ़ के समझने में और पढ़ने में भी दिक्कत है, तो डिसलेक्सिया। यहां पे डिस्फेजिया भी हो सकता था, क्योंकि लैंग्वेज को कॉम्प्रिहेंड करने में डिस्फेजिया में भी दिक्कत होती है, लेकिन पढ़ने की बात जब भी आ जाएगी तो आप डिसलेक्सिया तो मान के ही चलिए, है ना। रीडिंग डिसऑर्डर है ये, पठन संबंधी विकार। डिसकैलकुलिया गणित से, हियरिंग इंपेयरमेंट सुनने में दिक्कत है, डिसग्राफिया लिखने से। चलिए खैर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16, फटाफट से बताएंगे। विच ऑफ द लर्निंग मटीरियल्स इज नॉट सुटेबल। क्या पूछा है? नॉट सुटेबल, सुटेबल नहीं है फॉर चिल्ड्रन विद हियरिंग इंपेयरमेंट, यानी उन बच्चों के लिए जो श्रवण बाधित बच्चे हैं, जिनको सुनने में दिक्कत है। मान लीजिए मैं कुछ बोल रही हूं और उनकी हियरिंग एबिलिटी कम है या ठीक से नहीं सुन पाते हैं, तो उन बच्चों के लिए कौन सा तरीका सही नहीं है? फटाफट से बताइए। रिंकी गुड इवनिंग। प्रतिमा बताइए। ऑडियो बुक्स, मुझे सुनने में ही दिक्कत है और मुझे सुना के ही आप बात कह रहे हो। जिस तरीके से मुझे समझने में दिक्कत है उसी तरीके का अगर टीचर यूज करेगा तो मेरे लिए तो प्रॉब्लम हो गई। भाई मुझे सुनने में ही तो दिक्कत है और आप कह रहे हो ये गाना सुन लो, और सुनने की ही दिक्कत है, मुझे दिखा दो, कहीं पिक्चर दिखा दो उसकी, कोई लिरिक्स पढ़वा दो, है ना, कुछ और तरीका अपनाओ, कोई प्रिंटेड मटेरियल ले आओ, या फिर मेरे लिए हियरिंग एड लेके आओ कि मैं सुन नहीं सकती या सुनने में दिक्कत है तो कोई मशीन सुनने की। लेकिन ऑडियो बुक से थोड़ी ना सॉल्यूशन निकलेगा जब सुनने में ही दिक्कत है। तो ये तो नॉट, यानी यही गलत है और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था। प्रिंटेड बुक्स, हाँ प्रिंटेड बुक्स तो वो बच्चा जिसको देखने में, जिसको सुनने में दिक्कत है वो देख तो सकता ही है। यही प्रिंटेड बुक्स नेगेटिव हो जाती है एक विजुअली चैलेंज्ड बच्चे के लिए, जिसको देखने में दिक्कत है, उसको अगर आप प्रिंटेड बुक दिखाओगे तो उसको तो देखने में पहले दिक्कत है, उसको तो आप सुनाओ फिर, या बाकी टैक्टाइल मटेरियल यूज करो। तो प्रिंटेड बुक्स हाँ दिखा सकते हो आप, वीडियोस दिखा सकते हो सबटाइटल के साथ कि सुन ठीक से नहीं पा रहा है तो पढ़ ले एटलीस्ट, है ना, देख करके समझ ले। जो सबटाइटल्स आते हैं मूवी में आप देखते हो यहाँ नीचे, अंग्रेजी मूवी स्पेशली हम सब सबटाइटल्स के साथ देख करके बड़े हुए हैं, क्योंकि आप तो फिर भी आ जाती हैं समझ में, पहले तो बिल्कुल नहीं आती थी। और मैं तो पढ़ी हूँ अच्छे खासे 10वीं तक लगभग हिंदी मीडियम में, तो बिल्कुल ही, वैसे भी हम सब हिंदी भाषी लोग हैं, बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है जो इंग्लिश मीडियम में भी बेशक पढ़े हो। तो और आज भी मजा तो आता है, सबटाइटल मिल ही जाए तो अच्छा है यार, क्योंकि एक्सेंट अलग है। अगर कोई अमेरिकन कोई सीरीज है या मूवी है वो उनका एक्सेंट अलग है, ब्रिटिश अलग होगा, तो ये क्या है, सबटाइटल्स हेल्प करते हैं कि अगर सुन के नहीं समझ पा रहे हैं तो देख लें एटलीस्ट। ठीक, 3 डायमेंशनल चार्ट्स एंड मैप्स, 3D मैप्स, उनमें भी देख करके टच करके समझ पाएगा बच्चा। लेकिन ऑडियो बुक्स नेगेटिव है, जो नेगेटिव है वही सही है यहाँ पे, क्योंकि पूछा ही नेगेटिव था या गलत था, जो गलत है वही सही है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस शुड आ टीचर आस्क इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई क्रिएटिव चिल्ड्रन इन हर क्लास। यानी आपको पहचानना है कि बच्चे क्रिएटिव बच्चे मतलब कुछ नया बनाएं, जो
कोई कह रहा है कि अगर बच्चा छोटा है, उसे पढ़ना भी ठीक से नहीं आता और हियरिंग इंपेयरमेंट भी है, तो उसका क्या होगा? पहले तो हम उसको पढ़ना सिखाएंगे दूसरे तरीके से। और हियरिंग इंपेयरमेंट का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल सुन ही नहीं पाता होगा, ठीक है ना? तो हम थोड़ा सा लाउड बोल सकते हैं, उसको आगे बिठा सकते हैं, फिर उसको पढ़ना सिखा सकते हैं। डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिनको आप यूज करेंगे, ठीक। कहाँ थी मैम आप? मैं कई दिनों से आपको ही ढूंढ रही थी। हिमांशु मैम कहाँ है, कहाँ है? राहुल सिंह कह रहे हैं, आपका नाम कुछ और होगा, आईडी आपकी राहुल सिंह की है जी। मैं बीमार थी, है ना? ये जवान व्यक्ति को ये बात कहने में शर्म आनी चाहिए, बट मैं बेशर्मी के साथ ये बात कह सकती हूँ। मतलब थोड़ा सा लाइफस्टाइल, मतलब अगर लाइफस्टाइल की दिक्कत हो, आप ध्यान नहीं रखोगे अपना, तब बीमार होगे, तब शर्म आनी चाहिए। अब किसी को कुछ वैसे ही हो जाए तो उसको क्यों आनी चाहिए भाई, है ना? कई चीजें तो ऐसी होती है ना, आपने नहीं की होती फिर भी कोई समस्या हो जाए, लेकिन मेरी जो ये आयरन डेफिशिएंसी, ये मेरे कर्मों से है कि मैंने ध्यान नहीं रखा अपना, खाया पिया नहीं ठीक से, सोई नहीं टाइम पे, ठीक। चलिए खैर, आ जाइए। तो बाकी किसी को अगर कोई बीमारी है तो उसको ये नहीं कह सकते हैं, है ना? सेंसिटिव रहना है वहां आपको। एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए कि बच्चा क्रिएटिव है कि नहीं, कुछ नया सोच पाता है कि नहीं? बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं, ओपन एंडेड प्रश्न। और डीसी साथ जाता है, सीसी नहीं। डीसी बोले तो डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी अपसारी चिंतन, दिशाओं में सोचना, ओपन एंडेड वे में सोचना। आपको ऐसे लिखने को कहा गया, ओपन एंडेड होगा वो। एक सिंगल जवाब में आप सही और गलत नहीं कह सकते। फिल इन द ब्लैंक क्या है? ओपन एंडेड नहीं है, क्लोज्ड एंडेड है। जबकि आपको बच्चे को अगर थिंकिंग, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग हो या थिंकिंग पे आपको फोकस कराना है, तो ओपन एंडेड सोच पे आप फोकस कराइए, ठीक है ना? फिल इन द ब्लैंक तो क्लोज्ड एंडेड हो गया। क्रिएटिविटी में कुछ नया कहां से निकाल के लाएगा बच्चा? क्लोज एंडेड। अब जैसे 4 ऑप्शन है, एक चूज करना है, आप क्या नया बना देंगे इसमें? कुछ नया थोड़ी बना देंगे, आंसर तो यही है। तो ये क्लोज एंडेड हो गया, ये क्रिएटिविटी के बारे में नहीं है। मल्टीपल चॉइस क्लोज एंडेड हो गया। क्वेश्चंस विद राइट एंड रॉन्ग क्लोज एंडेड है, जबकि आपको ओपन एंडेड चाहिए। ओपन एंडेड से पता लगेगा बच्चा कुछ नया सोच पा रहा है या नहीं। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। और डाइवर्जेंट थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, ये सब जुड़े हुए हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्रिएटिविटी से, रचनात्मकता से। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, समझते हैं कहानी क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है भाई? हार्दिक हैज लो विजन। हार्दिक एक बच्चा है जिसको ठीक से दिखाई नहीं देता, बिल्कुल 6/6 नहीं है उसका जो विजन है। चश्मा लगा हो सकता है, और चश्मे से भी ज्यादा लो विजन हो सकता है, बहुत ज्यादा समस्या हो सकती है देखने में। मतलब कुल मिला के जो नॉर्मल विजन है उससे कम है, ठीक है ना? अगर हम देखें, हार्दिक को कम दिखाई देता है, आम भाषा में हम ऐसे कह रहे हैं। अध्यापक को उसकी इस स्थिति के बारे में नहीं बताया गया है, टीचर को पता ही नहीं कि उसको कम दिखाई देता है। कक्षा में अध्यापक को उसकी किस व्यवहार क्रिया से पता चल सकता है कि उसे कम दिखाई देता है या उसका विजन जो है वो लो है? बच्चे के आपको क्यों पढ़ रहे हैं हम इंक्लूसिव एजुकेशन? क्यों हम पढ़ रहे हैं विजुअली इंपेयर्ड बच्चा? क्यों हम पढ़ रहे हैं ऑटिज्म के बारे में? ताकि हम कल को क्लासरूम में अगर कोई बच्चा है और बच्चे को भी नहीं पता, बच्चे के पेरेंट्स को भी नहीं पता, या आपको तो पता हो, कम से कम लक्षणों से पहचान लेंगे आप बच्चे के। एक बच्चा है जिसकी राइटिंग बिल्कुल समझ नहीं आती है, इललेजिबल है, तो आप समझ पाएंगे भाई इसको डिस्ग्राफिया हो सकता है। तो इसीलिए तो ये सब पढ़ रहे हैं हम, ताकि आप बच्चे के बारे में, कई लोगों को तो लगता है आप पेडागोजी पढ़ते ही क्यों है, चाइल्ड डेवलपमेंट की क्या जरूरत है, साइकोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं हम, है ना? तो भाई बच्चे को समझना है आपको। अब बच्चे के मनोविज्ञान को भी समझना है, उसके डिसऑर्डर्स को भी समझना है, उसकी अच्छाइयों को भी समझना है, हर चीज को समझना है आपको। तो इसलिए ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस इन क्लास कैन इंडिकेट द टीचर दैट ही हैज लो विजन? कैसे पता लगेगा अगर नहीं बताया गया है तो? स्क्विंटिंग ऑफ आईज वाइल रीडिंग, पढ़ने के दौरान आंखें मिचमिचाना, मतलब खोल रहा है बंद कर रहा है बच्चा, कभी खड़े होके ऐसे देखेगा। एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था ना कि वो इधर उधर स्क्विंटिंग हो रही है, मतलब स्क्विंटिंग कर रहा है यानी आंखें खोल रहा है बंद कर रहा है, या फिर वो कई बार आंखें रगड़ रहा है, लाल हो जा रही हैं आंखें, तो क्या दिक्कत है उसको? और फिर समझ नहीं पा रहा है देख करके, तो जरूरी नहीं है उसको समझ नहीं पा रहा है देख करके तो डिसलेक्सिया हो गया कि पढ़ के नहीं समझा। अगर इतने सारे लक्षण हैं कि बच्चा है जो आगे आकर के बार बार, कुछ बच्चे होते हैं ना आगे बैठ जाते हैं पीछे से दिख नहीं रहा, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक बच्चे को समस्या हो, कोई आई टेस्ट कराने की जरूरत पड़ जाए। तो लो विजन के लिए स्क्विंटिंग ऑफ आईज वाइल रीडिंग, के बार बार बच्चे जो हैं आंखें जो हैं क्या ब्लिंक करते हैं। हमारे एक ट्यूशन टीचर थे, मेरे को याद है, बहुत अच्छे टीचर थे, है ना, डॉक्टर देवकी नंदन भट्ट सर, इंग्लिश पढ़ाते थे। कुछ टाइम के लिए होता है ना इंग्लिश पढ़ते हो आप, फिर मेरा मीडियम भी चेंज हुआ था तो मैंने लिया था उनसे ट्यूशन। बहुत अच्छे, मतलब अंग्रेजी में नंबर भी अच्छा है क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा से पढ़ाया अभी। तो अब वो उनको लगता था कि मैं शायद ब्लिंक करती हूँ बहुत बार, तो उन्होंने कहा मेरे को हिमांशी एक बार टेस्ट कराना। हालांकि मैंने टेस्ट तो पता नहीं कितनी बार कराया जीवन में, कभी आई टेस्ट में कुछ आता ही नहीं है। ये चश्मा लाइट की वजह से कई लोगों को लगता है मेरा नंबर है, नंबर नहीं है, तो नंबर होना कोई बुरी बात नहीं है। खैर, स्क्विंटिंग ऑफ आइज वाइल रीडिंग, तो आपको दिख रहा है बच्चा बार बार आंखें बंद कर रहा है, तो हो सकता है उसको देखने में दिक्कत हो, विजन की प्रॉब्लम हो, तो आप आई टेस्ट जो है
करा सकते हैं। कोई कह रहा है डॉक्टर्स को डिस्ग्राफिया होता है, हाँ मजाक में कह सकते हैं हम, वैसे नहीं होता है उन्हें। स्टैंडिंग फार अवे फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड टू रीड इट क्लियरली, कि दूर जाकर के देख रहा है तो फिर तो विजन में दिक्कत नहीं होगी, दूर से दिख पा रहा है तो। कंप्लीटिंग वर्कशीट्स विद फाइन प्रिंट क्विकली, छोटी छोटी बारीक बिल्कुल अक्षरों में लिखी हुई चीजों को भी पढ़ पा रहा है तो भैया ठीक है, फिर तो देखने में दिक्कत कहां है। रीडिंग फिजिकल मैप्स विच हैव माइन्यूट डिटेल्स, जो मैप्स होते हैं उनमें छोटा छोटा लिखा होता है उसको भी पढ़ पा रहा है तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये है दिक्कत के आंखों को रगड़ना, लाल हो जाना आंखों का, उठना बार बार एक जगह से दूसरी जगह, कोशिश करना पढ़ने की, है ना, या इस तरह की चीजें, ब्लिंक करना आंखों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। मेरे दोस्त लोग गुस्सा हो रहे हैं, मैम आप इतने दिनों से कहाँ थी, फरमान कह रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ यार, नहीं अब मैं आपको मिलूंगी डेली, मैंने उसका कारण कल बताया था, एक लाइव सेशन किया था, है ना, जो है तबीयत एकदम खराब रही है और अभी भी है वीकनेस, वो दूर से नहीं पता लगता है। कल वाला लाइव आप देखेंगे तो एकदम मरीज नजर आ रही हूँ मैं, और वो तो दूर से चश्मा वश्मा लगा के नहीं पता लगता है कि बीमार है व्यक्ति। देखना एक बार, फटाफट से देखो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, ऑप्शन नंबर 4 कह रहे हैं आप लोग, 68% लोग। देखते हैं। अ टीचर कैन क्रिएट अ कॉन्ड्यूसिव क्लासरूम एनवायरमेंट फॉर लर्नर्स विद डिसेबिलिटी बाय, यानी एक टीचर जो है दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए, अधिगम के लिए कैसे एक अच्छा परिवेश बना सकते हैं। कॉन्ड्यूसिव मतलब समृद्ध वातावरण जो आगे बढ़ावा दे बच्चे को आगे बढ़ने के लिए। तो फॉर लर्नर्स विद डिसेबिलिटी बाय कैसे बताइएगा। क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन दैट दे फॉलो रिजिड करिकुलम, रिजिड तो अपने आप में वर्ड ही खराब है, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए हमको, जहां चेंजेस संभव हो, फ्लेक्सिबल हो। हम कहते हैं ना वो पेड़ जो झुकता नहीं है टूट जाता है एंड ऑल टाइप की बातें, यानी लचीलापन चाहिए जो चेंज हो सके समय के साथ, वो बना रहेगा। ठीक, तो रिजिड तो करिकुलम नहीं चाहिए हमें, चेंज हो सके जिसमें। टेकिंग ऑल डिसीजंस फॉर देम, बच्चे के लिए खुद ही डिसीजन ले लो, बच्चे को मौका ही मत दो, ये भी गलत है। एंश्योरिंग दैट दे आर असेस्ड थ्रू स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट, अगर डिसेबिलिटी वाला बच्चा है तो उसके लिए स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट काम नहीं आएगा क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना पड़ेगा। मेकिंग रीजनेबल एंड एप्रोप्रिएट करिकुलर एकोमोडेशंस, आप अपनी पाठ्यचर्या में जैसी जरूरत हो चेंजेस लाइए कि एक बच्चा जो व्हील चेयर पे आता है उसको भी आप गेम्स के पीरियड में इन्वॉल्व कर सकें। ठीक है ना, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 20th, ये आपका स्टेटमेंट और रीजन वाला क्वेश्चन है, फटाफट से आप पढ़ के बताएंगे। हमारे टाइपिस्ट जिन्हें इस स्टेटमेंट को भी, इस रीजन को भी स्टेटमेंट ही टाइप कर दिया, या हो सकता है क्वेश्चन में गड़बड़ हो, फटाफट से बताओ। स्टेटमेंट क्या है या असर्शन क्या है? कथन है इंक्लूसिव एजुकेशन डज नॉट इंक्लूड चिल्ड्रन विद गिफ्टेडनेस। गिफ्टेडनेस वाले बच्चे क्या है? जिनका आईक्यू मोर देन 140 130 ऐसे है, टर्मन के अकॉर्डिंग 140 प्लस, नहीं तो नॉर्मली अगर हम देखें 120 130 प्लस आईक्यू है तो हम कहेंगे बच्चा गिफ्टेड है ना। और भी इसके बहुत सारे पैमाने होते हैं गिफ्टेडनेस के, बच्चा ज्यादा क्यूरियस होगा या जल्दी उसकी मेमोरी अच्छी होगी, अपने से ज्यादा बड़ी एज के लोगों से भी दोस्ती कर लेगा, बहुत सारे फीचर्स होते हैं गिफ्टेड बच्चों के। और गिफ्टेडनेस 3 प्रकार की होती है। बच्चा इंटेलेक्चुअली ब्राइट है, यानी आईक्यू बहुत ज्यादा है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो वो हो गया गिफ्टेड। दूसरा क्या है? टैलेंटेड है कोई बच्चा, आप सचिन तेंदुलकर हो सकते हैं कि पढ़ने में बहुत अच्छे ना रहे हो लेकिन टैलेंट तो है उनमें, या कोई और व्यक्ति, तो वो भी गिफ्टेड हो गए। तीसरा हो सकता है क्रिएटिव बच्चा, वो भी गिफ्टेडनेस की कैटेगरी में आता है कि कुछ नया बनाया, एमएफ हुसैन कोई ऐसी पेंटिंग बनाई जो देखी ना हो पहले किसी ने। ठीक, तो गिफ्टेड बच्चे को समावेशी शिक्षा में प्रतिभाशाली को नहीं एक्सेप्ट करती, ये कहना तो गलत है, ये तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। करते हैं भाई, हर तरह का बच्चा आएगा, नॉर्मल बच्चा भी और स्पेशल बच्चा भी, चाहे वो गिफ्टेड हो चाहे उसको देखने में दिक्कत हो, हर तरह का बच्चा इंक्लूसिव एजुकेशन में शामिल है। इंक्लूसिव एजुकेशन फंक्शंस ऑन डेफिसिट पर्सपेक्टिव ओनली, ये कहना एकदम गलत होगा कि अपूर्णता के दृष्टिकोण पर कार्य करती है, यानी जिनको कोई डेफिसिट है, कोई कमी है, उन्हीं बच्चों को इंक्लूड करेंगे। नहीं, हर तरह के बच्चे को, चाहे गिफ्टेड हो, क्रिएटिव हो, टैलेंटेड हो, विजुअली इंपेयर्ड हो, कोई और लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो, चलने फिरने में कुछ भी हो सकता है, डिस्ग्राफिया हो, लर्निंग डिसेबिलिटी हो, हर तरह का बच्चा इंक्लूसिव एजुकेशन में आएगा। एजुकेशन फॉर ऑल तभी कहा जाता है। ये दोनों ही बातें गलत हैं। और आप लोग क्या जवाब दे रहे हैं? 4th ऑप्शन। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने सही जवाब दिया इस बार। बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। 86% 87% लोग सही जवाब दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 21? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन? इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में कौन सा एक स्टेटमेंट सही है? ये 3 स्टेटमेंट हैं। पहला पढ़ते हैं। इट इज अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन वेयर इन स्टूडेंट्स विद एंड विदाउट डिसेबिलिटी लर्न टुगेदर। यही तो बात है कि वो बच्चा जिसको दिव्यांगता है, एक बच्चा जिसको ऑटिज्म है, एक बच्चा जिसको एडीएचडी है, जो ज्यादा देर तक ध्यान अपना टिका के नहीं रख पाता, या फिर अगर मैं बात करूं एक बच्चा है जो नहीं,
कोई और समस्या, डिसलेक्सिया है फॉर दैट मैटर, या विजुअली इंपेयर्ड है, देखने में समस्या है, तो हर तरह के बच्चे को हमें इंक्लूड करना है, तभी इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाएगी, क्योंकि एजुकेशन फॉर ऑल है। तो ये तो सही है, ट्रू है। सेकंड क्या है, इट इज अबाउट एंश्योरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन वाइल रिमूविंग एक्सक्लूजन, डिस्क्रिमिनेशन, बैरियर्स टू लर्निंग एंड पार्टिसिपेशन। हर तरह के बच्चे को हम इसमें इंक्लूड कर पाए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्सक्लूसिव कुछ ही बच्चों को इंक्लूड करें, एक्सक्लूजन को हटाना है। चलो ठीक है। इट व्यूज डिफरेंसेस बिटवीन चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स एज हिंड्रेंसेस, यानी बड़े और छोटों के बीच में जो अंतर है उनको ये रुकावट के रूप में, बैरियर के रूप में देखता है, बिल्कुल भी नहीं, है ना, वो अंतर रहेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड यहां कुछ हद तक हमें सही लगे। फर्स्ट ऑप्शन इज दी राइट आंसर। 77% लोग सही जवाब दे भी पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, 22वां सवाल क्या कहता है भाई, लगभग हर तरह के क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंक्लूजन इज नॉट करेक्ट, सही नहीं है इंक्लूजन यानी समावेशन के बारे में। पहला ऑप्शन है इट रिगार्ड्स इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एज कनेक्टेड प्रोसेसेस, यानी इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्या है, कनेक्टेड प्रोसेसेस हैं। कैसे कि आप वो बच्चा जो विजुअली इंपेयर्ड है, जिसको देखने में समस्या है, उसके लिए ब्रेल लिपि का भी इस्तेमाल कर दे रहे हैं, यानी वो एक्सक्लूसिव काम किया है, आपने स्पेशल ध्यान दिया है उस पर, तो ये एक्सक्लूजन हो गया एक तरह से। और इंक्लूजन क्या है, सारे बच्चे एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, उस बच्चे को भी एक ही क्लास में आपने, तो ये इंटर रिलेटेड हो गए। इस तरह से समझना बहुत जरूरी, नहीं तो एक्सक्लूजन नेगेटिव वर्ड है अपने आप में, लेकिन इस केस में यहां ऐसे चलता है कि आपको स्पेशल ध्यान भी रखना पड़ेगा, उन बच्चों को भी शामिल करना है जिनको कोई समस्या है, और बाकी बच्चे भी, और सब एक छत के नीचे सीख रहे हैं। तो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन इंटर रिलेटेड हो गए उस तरह से। इंक्लूजन इज फोकस्ड ऑन अडेप्टिंग द करिकुलम फॉर अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हु आर डिसेबल्ड, यानी इंक्लूजन का मतलब सिर्फ वो है कि जो डिसेबल्ड बच्चे उनको इंक्लूड करना, तो ये तो गलत है। हर तरह का बच्चा, एबल हो डिसेबल हो, जो भी है, शुरुआत में हमने एबिलिटी डिसेबिलिटी की बात की थी, हर एक बच्चा एक छत के नीचे पढ़ सकता है। इंक्लूजन बेनिफिट्स ऑल स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही बात है ना, ऑल स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा। इंक्लूजन इज अ प्रोसेस इन विच अ स्कूल अटेम्प्ट्स टू रिस्पॉन्ड टू ऑल स्टूडेंट्स एज इंडिविजुअल्स, यानी इंक्लूजन एक प्रोसेस है जिसमें हर एक व्यक्ति एक इंडिविजुअल है और वो सीख सकता है। तो एक ही बात गलत है, जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है कि सिर्फ डिसेबल्ड बच्चों के लिए होती है क्या, नहीं। तो सेकंड ऑप्शन सही है, क्योंकि यही गलत है, नॉट लिखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, और 10 क्वेश्चन है। क्या कहता है भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी टू एड मोबिलिटी। ध्यान से पढ़िएगा, टू एड, एड का मतलब होता है हेल्प करना, होता है ना टीचिंग एड। तो हम आपको चार्ट लेके जा रहे हैं क्लासरूम में, आप जब आपने टीचिंग ट्रेनिंग की होगी, या मैं आपको कोई पिक्चर दिखा रही हूं, तो वो विजुअल एड है, यानी टीचिंग लर्निंग एड्स, शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण में सहायक सामग्री जो टीचिंग में हेल्प करें, वो एड। एड का मतलब ये हेल्प, फर्स्ट एड कहते हैं ना हम, किसी को चोट लग गई तो फर्स्ट एड हम पहले ये कर लो भाई, पानी से धो लो जख्म को, ये कर लो, ये क्या है, पहली मतलब हेल्प, तो उसको फर्स्ट एड कह दिया। एड का मतलब हेल्प है। यहाँ किस में हेल्प देनी है, मोबिलिटी में। मोबिलिटी का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में, यानी मूवमेंट में, अगर मैं कहूं तो गतिविधि में। कौन सा उदाहरण सहायकी तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए विद्यार्थियों को गतिशीलता में मदद करेगा, यानी बच्चा क्या है, मूवमेंट में हेल्प मिलेगी, एक जगह से दूसरी जगह जाने में। मान लीजिए लोकोमोटर डिसेबिलिटी है बच्चे को, जिसमें मूवमेंट में दिक्कत आती है, हड्डियों से रिलेटेड समस्या हो सकती है, चाहे कोई आपका क्रचेस का इस्तेमाल कर रहा हो, या कोई भी चलने फिरने में अगर समस्या है, तो बच्चे को लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो सकती है। मोबिलिटी को एड करने के लिए क्या करेंगे, वॉकिंग स्टिक का यूज कर लेंगे, बात तो सही है भाई, छड़ी का यूज कर लेंगे, अगर चलने में दिक्कत है तो वॉकर का यूज कर लेंगे, स्टिक का यूज कर लेंगे, जरूरत पड़ने पे व्हील चेयर का यूज कर सकते हैं। तो ये मोबिलिटी को ही तो एड करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, असिस्टिव टेक्नोलॉजी है जो हेल्प करती है, असिस्ट करती है। ब्रेल सिस्टम होता है विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए। अगर एड विजन की लिखा होता है यहाँ पे, तो आंसर ये हो जाता, क्योंकि देखने में जो मदद करे। अगर एड हियरिंग लिखा होता तो हियरिंग एड्स हो जाता, कि सुनने की मशीन मान लीजिए, तो ये हियरिंग इंपेयर्ड बच्चे के लिए होती। मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसको देखने में दिक्कत है कि थोड़ा सा बड़ा दिख पाए जो भी चीज है, तो छड़ी यहाँ पे मूवमेंट में, गतिशीलता में मदद करने वाला एक एड है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 24? क्वेश्चन नंबर 24 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू एंगेज स्टूडेंट्स विद विजुअल चैलेंजेस, यानी उन बच्चों को इंक्लूड करने का सही तरीका नहीं है जिनको देखने में समस्या है। अब वो देखने में समस्या किसी भी प्रकार की हो सकती है, बिल्कुल ना दिखता हो, समस्या का मतलब तो खैर यहाँ विजुअल चैलेंज का मतलब है कि किसी भी आधार पे देखने में समस्या है। ब्लाइंड बच्चा भी इसमें इंक्लूड हो सकता है, डिपेंड्स, ठीक है ना। करते हैं हर्षिता कुछ, डोंट वरी। निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों जिन्हें दृष्टिबाधिता है उनके लिए सही तरीका नहीं है, जिनको देखने में दिक्कत है कुल मिला के। प्रोवाइड लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरमेंट इन द क्लास, ये तो सही बात है,
कि बच्चे पे प्रतिबंध ना लगे, ऐसा फ्री एनवायरमेंट हो। एलिमिनेट अननेसेसरी ऑब्स्टेकल फ्रॉम क्लासरूम, चलने फिरने में दिक्कत होती है तो अगर ज्यादा ऑब्स्टेकल्स होंगे क्लासरूम में तो भी दिक्कत होगी बच्चे को, या रेस्ट्रिक्शन ज्यादा होगी इधर उधर तो भी दिक्कत होगी। प्रेजेंट द कॉन्सेप्ट्स इन मल्टीपल वेज, ये भी बात सही है, मल्टीपल तरीके से सिखाइए। फोकस ऑन सेग्रीगेशन ऑफ द स्टूडेंट्स एंड ऑलवेज मेक देम सिट सेपरेटली, कि बच्चों को अलग थलग करो। सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, जैसे मदर नेचर जो पृथ्वी है, मतलब जो प्रकृति है, वो हमें अलग थलग नहीं करती। आप बारिश हो रही है सब पे होगी, हवा चलेगी सबके लिए चलेगी, धूप निकलेगी सबके लिए चलेगी, मतलब निकलेगी। तो सेग्रीगेशन जो है वो प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। तो आप बच्चों को अलग थलग मत कीजिए कि उनको सेग्रीगेट कर दो, जिनको दिखता नहीं है उनको एक साथ अलग बिठा दो, बिल्कुल क्लास में ही बिठाओ, सब बच्चों के बीच में ही बिठाओ, बस तरीके थोड़े से चेंज कर लो। तो ये फोर्थ ऑप्शन सही है यहाँ पे, क्योंकि यही गलत है, नॉट लिखा हुआ था क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 25, फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 की कहानी बताएंगे, और इतने हम 2 बूंद जिंदगी की पानी पी लेते हैं। फटाफट से जवाब दीजिए। 34 क्वेश्चन हैं, अभी 7-8-9 क्वेश्चन और हैं इसके बाद। राधे राधे भाई, बताइए आप कैसे हो? बेटर हूं मैं सुनीता अभी। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें 46% लोग ए ऑप्शन कह रहे हैं, समझते हैं। वेदर अलर्ट, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है ऐसा बता रहा है कंप्यूटर। देखो क्वेश्चन नंबर 25 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ये एएसडी में आता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में ही। एडीएचडी क्या है? बच्चे का अवधान न्यूनतम समस्या होती है, अवधान में कमी यानी ध्यान का अभाव, ध्यानाभाव जिसको हम कह रहे हैं। अटेंशन ज्यादा देर तक एक जगह पे टिक करके नहीं बैठ पाता। आप 30 मिनट पढ़ रहे हैं, ये 5 मिनट मुश्किल से बैठ पाएगा एक जगह। अति सक्रियता विकार, हाइपर एक्टिव है बच्चा, इधर से उधर उछल कूद चलती रहेगी। तो इंपल्सिविटी है। ऐसे बच्चे को डील करने का तरीका कौन सा है? हाई अटेंशन स्पैन, यानी इन बच्चों मतलब कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो एडीएचडी वाले बच्चे में पाया जाएगा कि उसकी अटेंशन ज्यादा होगी। मतलब मैं बुरा भला क्या ही कहूं आपको, है थोड़ा तो सोचना चाहिए इंसान को कि फर्स्ट ऑप्शन आप लोग दे रहे हो 57% लोग, कौन से नशे हैं ये? निम्नलिखित में से क्या ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार से संबंधित है? उच्च अवधान अवधि, हाई अटेंशन स्पैन, जिसको अटेंशन डेफिसिट है, अटेंशन की कमी है, आप कह रहे हैं उसका अटेंशन स्पैन हाई होगा कि वो तो भाई आधे नहीं, वो तो 1 घंटे बैठ के पढ़ता है जिसको एडीएचडी है, जबकि वो बेचारा 5 मिनट पढ़ना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आपने तो उल्टा जवाब दे दिया, नॉट थोड़ी लिखा हुआ था। ये कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी होगा ऐसे बच्चे का जिसको एडीएचडी है, जिसका ध्यान एक जगह पे टिक नहीं पाता। अटेंशन डेफिसिट है, अटेंशन डेफिसिट है, अटेंशन में कमी है। हाई अटेंशन कैसे हो जाएगा? है परसिस्टेंट इंपल्सिविटी, हाँ इंपल्सिविटी होती है क्योंकि हाइपर एक्टिव है, वो एक जगह टिक करके नहीं बैठ पाएगा, ये बात एकदम सही है। फिर भी देखते हैं लो एक्टिविटी लेवल्स, लो एक्टिविटी लेवल नहीं होते, वो तो उछलता कूदता पूरे टाइम एक्टिव रहता है। हाइपर एक्टिव होता है, एक्टिव से भी ज्यादा है, हाइपर है ना, टिक के नहीं बैठ पाएगा एक जगह, उसको कई बार फिजिकल एक्टिविटी करानी पड़ती है इसलिए ताकि थोड़ा सा वो थके भाई। एक्सटेंडेड पेशेंस टू लिसन, मतलब सुनने का बहुत धैर्य होगा, धैर्य क्या तो ध भी नहीं होता इस बच्चे में क्योंकि हाइपर एक्टिविटी है ना, तो धैर्य तो नहीं हो पाएगा। तो एडीएचडी वाला जो बच्चा है उसको परसिस्टेंट इंपल्सिविटी का सामना करना पड़ेगा। इंपल्सिविटी मतलब टिक करके नहीं बैठ पा रहा है, वो हर टाइम एक इंपल्स पे काम करेगा। कोई कह रहा सस्ते नशे मत किया करो यार, पेपर में काम नहीं आएंगे। देखो एक बार, हाई अटेंशन स्पैन, दिक्कत ही अटेंशन की है, जिसमें मतलब बीमारी है पेट की, और आप दिक्कत दवाइयां भी ऐसी दे रहे हो कि भैया लूज मोशन के लिए डॉक्टर कुछ और दवाई दे दे, उल्टा हो जाए, फिर सोचो क्या होगा। कितना खराब एग्जाम्पल था। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 26 देखो। क्वेश्चन नंबर 26, हाँ वो मुझे याद आया, हमारी जो पहले वाली हाउस हेल्प थी, तो खैर छोड़ो, आते हैं। तो देखो एक बार, तो उन्होंने बताया उनको समस्या है कुछ, तो अब जो याद आ जाता है एग्जाम्पल में सब चलता है। देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिसेबिलिटी impacts an individual's ability of balance, manual dexterity and hand eye coordination। यानी निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अशक्तता किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आंख सामंजस्य की क्षमता को प्रभावित करती है। यानी हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बैडमिंटन खेलना है, वो शटल इधर आ रही है और ये व्यक्ति उधर मार रहा है, मतलब बिल्कुल हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है, या पेन पकड़ के लिख ही नहीं पा रहा है, ठीक है ना, ये भी हो सकता है।
और क्या हो सकता है, लर्निंग डिसेबिलिटी इंपैक्ट्स एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी ऑफ बैलेंस नहीं बना के रख पा रहा व्यक्ति, ठीक, ये सारी चीजें हो सकती हैं। हैंड आई कोऑर्डिनेशन की दिक्कत हो सकती है, तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन की दिक्कत होगी, लिखने में भी दिक्कत आ सकती है, ठीक। डिस्लेक्सिया में तो नहीं होगा ये, क्योंकि वो मोबिलिटी की दिक्कत थोड़ी है, कैलकुलेशन में भी नहीं होगा ये। डिस्फेजिया भी भाषा को समझने से संबंधित विकार है, कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत होगी कि मैं जो बोल रही हूं मान लो आपको समझने में दिक्कत है, पढ़ के जो आपने पढ़ा उसको समझने में दिक्कत है, सुन के जो समझा उसमें भी दिक्कत है, तो डिस्फेजिया है। सिर्फ पढ़ने से और पढ़ के लिखने में भी दिक्कत है, तो डिस्लेक्सिया है। सिर्फ लिखने में है तो डिस्ग्राफिया है, कैलकुलेशन का तो कैलकुलेशन ही है। तो ये आंसर बनेगा इसका डिस्प्रैक्सिया, क्योंकि मूवमेंट, मोटर स्किल्स, चलने फिरने, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, इन सब में दिक्कत होती है। आपको बच्चे को बटन लगाने, टाई लगाने, शू लेसेस, जूते के फीते बांधने में दिक्कत, पेन पकड़ने में दिक्कत, तो ये डिस्प्रैक्सिया है। डिस्प्रैक्सिया होने की वजह से कई बार लिखने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पेन पकड़ने में या हैंड आई कोऑर्डिनेशन इतना खराब है यदि, तो ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा एक बार, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 27, फटाफट से बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव accommodations in the, यानी accommodation का मतलब होता है changes, accommodations in the classroom environment as per the needs of students with visual challenges। वो बच्चे जिनको देखने में समस्या, उनके लिए कौन से चेंजेस जो हैं वो हेल्पफुल हैं, इफेक्टिव हैं, बेहतर हैं। मैम क्लास की स्पीड खाना बनाना है, बस हो गया, स्पीड बढ़ा देंगे, स्पीड तो अपने हाथ में है। देखना एक बार, फटाफट से बताओ, जवाब दीजिए, जवाब फटाफट से आंसर कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखना एक बार, फोर्थ ऑप्शन कह रहे हैं 50% लोग, एलिमिनेट अननेसेसरी ऑब्स्टेकल्स फ्रॉम क्लासरूम। भाई देखने में दिक्कत है तो ऑब्स्टेकल हटा दो, सही बात है। यूज अ वैरायटी ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशंस, विजुअल प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करोगे कि जिसको देखने में दिक्कत है उसको दिखा के ही सिखाना है, नहीं, गलत तरीका है। गिव अ लॉट ऑफ हैंडआउट्स हैविंग माइंड मैप्स। माइंड मैप पता है आपको कि मान लीजिए चार्ट्स होते हैं जिसमें बने हुए, है ना, फ्लो चार्ट्स होंगे, तो वो तो देख करके पूरा ध्यान रखना पड़ता है, याद रखना पड़ेगा। देखने में अच्छा होगा जो बच्चा जिसको विजुअल इंपेयरमेंट नहीं है उसके लिए बेहतर है वो, तो ये भी गलत तरीका हो गया। प्रोवाइड रिकॉर्डेड मटेरियल्स टू सप्लीमेंट क्लासरूम टीचिंग। हाँ, रिकॉर्डेड मटेरियल आप दे सकते हो ताकि वो सुन तो सकता है एटलीस्ट, या देख सकता है बाद में अगर कुछ हद तक देख पाता है तो फर्स्ट और फोर्थ यहां सही लग रहा है मुझे, जो कि थर्ड ऑप्शन में गिवन है। फोर्थ के साथ जा रहे हो भाई, ये तो हो ही नहीं सकता ना, वैरायटी ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन मत दो ना बच्चों को, अगर विजुअल चैलेंज है तो। देखने में दिक्कत है, दिखा ही रहे हो अलग अलग तरह से, गलत है ये तो। क्वेश्चन नंबर 28 देखना एक बार। कार्तिक एक बच्चा है, कार्तिक अ 5th स्टैंडर्ड चाइल्ड, 5वीं कक्षा का बच्चा है कार्तिक, हैज परसिस्टेंट डिफिकल्टी इन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विद हिज फ्रेंड्स एंड टीचर्स। उसको बातचीत में दिक्कत होती है, वर्बल में भी नॉन वर्बल में भी, यानी जेस्चर्स के माध्यम से भी समझने में और बात करने में, और शब्दों के माध्यम से भी उसको दिक्कत होती है, बातचीत में दिक्कत है, कम्युनिकेशन की दिक्कत है। These could be primary characteristics of what? डिस्ग्राफिया, ये तो लिखने से संबंधित होता है, लेकिन राइटिंग, वो जिनकी राइटिंग आप ना पढ़ पाए, लेजिबल ना हो, डॉक्टर्स वाली याद रखने के लिए काम आएगा। डिसकैलकुलिया है ना, मजाक नहीं उड़ा रही हूँ डॉक्टर्स का, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। डिसकैलकुलिया है कैलकुलेशन की, यहाँ आप समझने की बात हो रही है। ऑटिज्म, हाँ ऑटिज्म में ये दिक्कत हो सकती है। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया में पढ़ने से संबंधित दिक्कत है, यहाँ रीडिंग की तो बात ही नहीं हुई, यहाँ तो वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात हुई है। तो कम्युनिकेशन में दिक्कत ऑटिस्टिक बच्चों को आती है जिसको स्वालीनता है, कम्युनिकेशन में रेपिटेशन वाला बिहेवियर होगा, सोशली एडजस्ट करने में, ये सब दिक्कत होती है। लेकिन उसमें एक अच्छी चीज भी होती है जो आप इस क्वेश्चन में जवाब देंगे कि ऑटिस्टिक बच्चे का लक्षण, एक पॉजिटिव बात क्या है, while the condition of autism varies considerably yet students with autism are often good at, यानी कि हालांकि स्वालीनता या ऑटिज्म की स्थिति काफी भिन्न होती है, यानी हर बच्चे, अगर मान लीजिए 2 बच्चे हैं जिनको ऑटिज्म है तो जरूरी नहीं है दोनों का लेवल सेम होगा, अलग अलग भिन्नता पाई जा सकती है। 4 बच्चे हैं तो उनमें भी, है ना, स्तर में भी और व्यक्तिगत डिफरेंसेस तो मिलेंगे ही। फिर भी ऑटिज्म से पीड़ित छात्र अक्सर इसमें अच्छे होते हैं। किस चीज में अच्छे होते हैं ऑटिस्टिक बच्चे? क्योंकि ऑटिज्म है या कोई भी लर्निंग डिसेबिलिटी है, मान लीजिए डिस्लेक्सिया वगैरह भी, ये सब भी है, अगर कोई डेवलपमेंटल भी है, तो जरूरी नहीं है कि बच्चे का दिमाग ठीक नहीं है या वो सीख नहीं सकता, उसको सिखाने का तरीका डिफरेंट होगा आपका। तो 45% लोग कह रहे हैं कौन सा, सी ऑप्शन। चलिए चेक करते हैं। मेंटेनिंग आई कांटेक्ट फॉर लॉन्ग, नहीं, ये बच्चे आई कांटेक्ट ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाते। आपको वो माय नेम इज खान भी याद होगा, शाहरुख खान पूरे टाइम नीचे देख रहे होते हैं या कहीं और ही देख रहे होते हैं, डायरेक्ट आई कांटेक्ट जैसे एक सामान्य, जो हम सो कॉल्ड सामान्य की परिभाषा है उसमें हम बात करते हैं कि आई कांटेक्ट रखते हुए ये बात नहीं करते, ठीक।
तो ज्यादा देर तक तो नहीं मेंटेन कर पाएंगे आई कांटेक्ट। कम्युनिकेटिंग विद स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स से कम्युनिकेट करने में तो और दिक्कत होगी, इनको कम्युनिकेशन में भी दिक्कत होती है और स्ट्रेंजर्स से तो सोशलाइज करने में और ज्यादा दिक्कत होगी। जिनको ये जानते हैं, ट्रस्ट करते हैं, उनके लिए तो फिर भी एक बार को चीजें ठीक है। एडजस्टिंग विद फ्रिक्वेंट चेंजेस इन देयर रूटीन, आप लोग अगेन फिर मैं कहती हूं तो आपको लगेगा बुरा है, मतलब मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले भी कि भाई रूटीन में ज्यादा चेंजेस होंगे अगर ऑटिस्टिक बच्चे के, आप रोज बेडशीट अलग अलग रंग की बिछा रहे हो घर में, या पर्दे रोज कलर बदल रहे हैं, या ये टेबल एक दिन यहां थी कल वहां मिलेगी, तो उसको दिक्कत होगी अगर बहुत ज्यादा चेंजेस आप अपने एनवायरमेंट में कर रहे हो तो। ऑटिस्टिक बच्चे के लिए व्यापक तथ्यात्मक जानकारी को याद रख पाना ये एक अच्छा गुण है ऑटिस्टिक बच्चे का, कि वो रिटेनिंग एक्सटेंसिव फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, याद उसको सब रहता है, मेमोरी अच्छी होती है, या उनका संज्ञानात्मक स्तर भी खराब नहीं होता, ठीक होता है, तो समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं चीजों को, ये एक अच्छी चीज है। फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए फटाफट से। एन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन, यानी रचनात्मक बच्चे जो कुछ नोवल करें। देखो फीचर्स, 4 मुख्य फीचर होते हैं क्रिएटिविटी के एलिमेंट्स, FFOE, बहुत बार पूछा जा चुका है पेपर में। फ्लुएंसी होती है, यानी बहुत सारे मल्टीपल विचार उनके दिमाग में आ रहे होते हैं, आइडियाज, सिर्फ एक आइडिया नहीं है, 50 आइडिया आएंगे एक प्रॉब्लम को लेके या एक किसी चीज को लेके। फ्लेक्सिबिलिटी, एक आइडिया काम नहीं किया तो दूसरा करेगा, दूसरा नहीं तो तीसरा करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी। ओरिजिनलिटी, यानी कॉपी नहीं करते, कुछ नया सोचते हैं, कुछ नोवल सोचते हैं, कुछ अलग हटके सोचेंगे और ओरिजिनल होगा जो है ना। इलेबोरेशन, उसको और डिटेल में समझ पाएंगे चीजों को जिसपे वो काम कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट में एंड ऑल। तो ये हैं 4 लक्षण क्रिएटिविटी के। और क्रिएटिविटी किससे जुड़ी होती है? डाइवर्जेंट थिंकिंग से, यानी दिशाओं में सोचने से, ओपन एंडेडनेस से, डाइवर्जेंट थिंकिंग से। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न भी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देंगे, अभी थोड़ी देर पहले किया था ना ओपन एंडेड प्रश्न, इसको हम डाइवर्जेंट थिंकिंग को अपसारी चिंतन कहते हैं, दिशाओं में सोचना। एक 1 वर्ड आंसर नहीं, आप ऐसे लिख रहे हैं मान लीजिए यूपीएससी के एग्जाम में, तो वो डाइवर्जेंट थिंकिंग का बहुत अच्छा उदाहरण है, अपसारी चिंतन। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, लीक से हट के सोचना, लेटरल थिंकिंग भी होती है एक, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, बच्चों को ग्रुप में बिठा करके आप आइडियाज सोचने के लिए कह रहे हैं, ये सब क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं। ठीक, 94% लोग कह रहे हैं कि ऑप्शन क्या है 3, 94%, दे आर इंडिपेंडेंट इन देयर थिंकिंग। बिल्कुल सही बात है, ओरिजिनल थिंकर्स है ना, कुछ मौलिक सोच पा रहे हैं। शॉर्ट अटेंशन स्पैन, इमिटेट, नकल करने वाले को क्रिएटिव नहीं कहेंगे, वो सस्ती क्रिएटिविटी हो गई, ऐसे बहुत लोग आपको मिल जाएंगे। दे कन्फर्म टू नॉर्म्स, नहीं, वो कुछ अपना सोचते हैं, ऐसा नहीं है बस जो मानदंड चल रहे हैं, जो चला आ रहा है अच्छा चला रहा है, अच्छा दहेज चला आ रहा है, अरे ले लो भाई कोई दिक्कत नहीं है, वो वाली चीज क्रिएटिविटी में नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विद डिसलेक्सिया कैन बी टॉट टू रीड। भाई डिसलेक्सिया से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है, कैसे? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से जवाब दीजिएगा। बाय प्रोवाइडिंग हायर ग्रेड लेवल रीडिंग टेक्स्ट, यानी उनको बहुत ही उच्च स्तर के रीडिंग टेक्स्ट प्रोवाइड करा दीजिए जो बहुत अपने आप में मुश्किल होते हैं, जिसको पढ़ना आता है उसको भी समझने में दिक्कत हो, कोई बहुत अच्छी बहुत ही हाई लेवल की साइकोलॉजी की बुक या फिलॉसफी की बुक दे दो। तो भाई जिसको नॉर्मल पढ़ने में दिक्कत हो रही है नॉर्मल किताब को, उसको हाई लेवल दे दो आप, तो ये मूर्खता हो जाएगी। बाय एनकरेजिंग देम टू स्टडी इन मल्टीपल डिस्ट्रैक्शंस, डिस्ट्रैक्शंस से तो नॉर्मल बच्चे को भी दिक्कत होगी, डिस्ट्रैक्शन से तो पढ़ने में दिक्कत होगी। थ्रू यूज ऑफ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, आप किसी को नहीं दे सकते, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 साफ साफ मना करता है आप किसी को मुर्गा मुर्गी नहीं बनाएंगे, कॉर्पोरल पनिशमेंट तो बिल्कुल ही बैन है, वैसे भी नहीं देंगे। ठीक, थ्रू सिस्टमैटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग, हम यही बात करते हैं कि इनको बच्चों को दिक्कत क्या होती है, फोनेमिक प्रॉब्लम है, एक तरह से फोनिक डिफिकल्टी है। फोनिक का मतलब ये साउंड और शब्दों को जोड़ करके वो नहीं याद रख पा रहे हैं कि किस, पढ़ नहीं पा रहे हैं, बेसिकली साउंड और अक्षरों को और उनकी साउंड को जोड़ करके नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो जब ये फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग होगी, उनको बार बार ट्रेन किया जाएगा उस तरह से कि वाटर, तो वाटर को तोड़ करके 2 सिलेबल में बांट करके जब आप ट्रेन कर रहे हैं फोनोलॉजिकली कि इस सिलेबल का जो आपका कनेक्शन है वाटर, तो वॉ क्यों बन रहा है, तो WA वॉ है ना, तो हम ये क्या है वाटर, जैसे हम बोलते सही है तो लिखते सही है। कई बार जो लोग गलत बोलते हैं वो लिखते भी गलत है। अगर आप जिंदगी भर बादाम को बादाम बोलते आ रहे हैं तो बादाम भी लिख सकते हैं कई बार, क्योंकि आपने गलत ही लिखा है, सुना है। तो वो फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग उनकी अगर हम बेटर कराएंगे तो उससे क्या होगा, इवेंचुअली वो पढ़ना भी ठीक से सीख पाएंगे, क्योंकि वो लेटर्स को उनकी साउंड के साथ कनेक्ट करना सीख जाएंगे, जो फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूजन, समावेशन के संदर्भ में
करिकुलम लर्निंग एक्सपेक्टेशंस आर दी सेम इन, ये क्वेश्चन आया था अभी, पता नहीं लास्ट टू लास्ट ईयर आया था और इसमें बहुत लोगों ने गलतियां की थी। समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं कैसी होंगी, यानी लर्निंग एक्सपेक्टेशंस आर दी सेम इन, किस चीज में सेम समान होंगी, लर्निंग एक्सपेक्टेशन के हर बच्चे को इंक्लूड करना है, आवास नहीं, इसको हम कहेंगे समायोजन, यानी हर बच्चे का समायोजन तो होगा, एजुकेशन फॉर ऑल, तभी तो इंक्लूजन की बात हो पाएगी, है ना। तो समायोजन में तो समान होंगी, समायोजन में आकांक्षाएं जो है समान होंगी, लेकिन परिवर्तन अलग अलग बच्चे के लिए, एक बच्चा है जिसको देखने में दिक्कत है तो उसके लिए अलग मेथड, जिसको सुनने में दिक्कत है उसके लिए अलग मेथड, तो परिवर्तन हम मेथड्स में करेंगे, परिवर्तन हम मेथड्स में करेंगे। तो लर्निंग एक्सपेक्टेशंस आर दी सेम, सेम इन किसमें, एकोमोडेशन में, यानी हर बच्चे को इंक्लूड करना है, एकोमोडेट तो करना ही है ना, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही एजुकेशन फॉर ऑल, लेकिन वाइल इन मॉडिफिकेशन दे आर डिफरेंट, अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग मेथड मॉडिफाई करना पड़ेगा आपको, मॉडिफिकेशन में अलग एक्सपेक्टेशन, एकोमोडेशन में सेम, उल्टा नहीं होगा कि मॉडिफिकेशन में तो सेम, सबके लिए सेम मॉडिफिकेशन कैसे कर दोगे। अगर किसी बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है तो आप ये थोड़ी कहोगे इसके लिए भी ग्राउंड लेवल पे क्लास ले आओ या रैंप बनवा दो स्कूल में, क्योंकि आपने क्या किया था, व्हीलचेयर वाले बच्चे के लिए रैंप बनवाई थी तो वो क्लासरूम में आ पाता था पढ़ने के लिए, तो जिसको पढ़ने में दिक्कत है उसको भी सेम कर दो, नहीं, तो मॉडिफिकेशन डिफरेंट होगी, डिफरेंट बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, सेम नहीं हो सकती। बाकी तो एनरिचमेंट प्रोग्राम होता है या एक्सेलरेशन गिफ्टेड बच्चों के लिए, जबकि हमें हर बच्चे को शामिल करना है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ सही है, पता नहीं कितने लोगों ने जो है सही जवाब दिया है। हाँ ठीक है मैम, आज की क्लास में बहुत गलती हुई है, इंक्लूसिव एजुकेशन की वीडियो एक बार फिर से एक क्लास दे दीजिए। इंक्लूसिव एजुकेशन बैच में चल रहा है ऑलरेडी, जो यूट्यूब पे ही देखते हैं सिर्फ वो पुराना वो देख लो एक बार, क्या कहते हैं उसको, अरे यार क्या कहते हैं उसको, मैराथन सेशन देख लो, या फ्री जो नोट्स दिए हुए हैं वो देख लो। आज मैच है तो आज आप क्लास ले रही हो, मैच ही देखोगे आदर्श, जीवन किससे चलेगा, पढ़ने से कि मैच से, देख लेना मैच, मान लिया आपकी बात, मैचेस तो रोज ही हो रहे हैं, पता नहीं कब से, आईपीएल चल ही रहा है, अभी T20 वर्ल्ड कप आ जाएगा आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा। आपको प्रायोरिटीज तो सेट करनी पड़ेगी ना, किसी को बुरा थोड़ी लगता है, मैं भी क्रिकेट मेरे को पसंद है, बट नहीं लग पाया है मौका कि एक भी मैच बैठ के तमीज से देख पाऊँ। उस दिन CSK और RCB वाला देखना था, मैं जल्दी सो गई, तबीयत सही नहीं थी, तो अब मुझे लग रहा है बहुत कुछ मिस कर दिया, ऐसे फोमो हो रहा है मुझे, फियर ऑफ मिसिंग आउट, बट कोई बात नहीं, क्या हो गया, जीवन तो बाकी चीज़ों से चल जाएगा ना। अच्छा, तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, मतलब पढ़ाई ना करें, मैच देखना है आपको। देखो एक बार, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा की अवधारणा, बस एक क्वेश्चन और है फिर मैच देख लेना। देखो एक बार, अगर हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा क्या कहती है, एक्सेप्ट्स द यूज ऑफ स्पेशल स्कूल्स और क्लासरूम्स, जो विशेष विद्यालय, मान लीजिए कोई ब्लाइंड स्कूल है जहां सिर्फ वही बच्चे पढ़ रहे हैं जो दृष्टिबाधित हैं, तो वो भी, उनको भी एक्सेप्ट करती है, स्पेशल स्कूल के कॉन्सेप्ट को और क्लासरूम्स को भी, ठीक है। कंडक्ट्स फ्रीक्वेंट टेस्ट, नहीं फ्रीक्वेंट टेस्ट से तो कुछ होना है नहीं, अलाउज फॉर सेपरेटिंग CWS, सेपरेट करने को नहीं कहेगी, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को अलग थलग कर दो, ये फिर गलत तरीका हो जाएगा। रिजेक्ट्स द यूज ऑफ स्पेशल स्कूल, नहीं, अगर जरूरत है तो स्पेशल स्कूल्स का इस्तेमाल करेंगे ना, क्या दिक्कत है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, फटाफट से लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, जवाब दीजिएगा। क्वेश्चंस सब तरह के कराएं और अच्छे क्वेश्चंस रहे। द वन विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया का लक्षण नहीं है पूछा है हमसे, RT NCF भी कराऊंगी, डोंट वरी, अच्छा सेशन था मैम, थैंक यू जी। जो डिसलेक्सिया का लक्षण नहीं है, फटाफट से बताओ, यूजेज ऑफ राइट और लेफ्ट हैंड, यानी मैं लेफ्ट हैंड से लिखती हूँ या राइट हैंड से, इससे डिसलेक्सिया का कोई संबंध है नहीं है। अगर मैं लेफ्ट हैंड से लिखती हूँ तो मेरा राइट ब्रेन यूज हो रहा होगा, अगर मैं राइट हैंड से लिखती हूँ तो मेरा लेफ्ट ब्रेन यूज हो रहा होगा। भाई ब्रेन के दो हेमिस्फेयर होते हैं ना, लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर, लेफ्ट जुड़ा होता है लैंग्वेज से या लॉजिक से, है ना, साइंस मैथ्स ये सब लेफ्ट ब्रेन का पार्ट है, राइट ब्रेन क्रिएटिविटी से, है ना, आप ड्राइंग पेंटिंग म्यूजिक ये सब क्रिएटिविटी क्या है, राइट ब्रेन से जुड़ी हुई है। जब मैं लेफ्ट हैंड यूज करती हूं, ये आपको उल्टा दिख रहा होगा इसमें, तो लेफ्ट हैंड यूज करने पे आपका ऑपोजिट चलता है कि लेफ्ट हैंड राइट ब्रेन से जुड़ा हुआ है, राइट हैंड लेफ्ट ब्रेन से, तो बस इतना ही होगा, बाकी डिसलेक्सिया का इससे कोई संबंध नहीं है, ठीक है। और राइट हैंड और लेफ्ट हैंड यूज करना प्रेफरेंस हो सकती है बच्चे की, कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है ये। दाएं या बाएं हाथ का उपयोग ये पूछा जा सकता है, पेपर में पूछा जा चुका है कि लेफ्ट हैंड या राइट हैंड यूज करता है तो कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम्स इन रीडिंग विद एक्यूरेसी, स्पीड एंड कॉम्प्रिहेंशन, हाँ डिसलेक्सिया में
ठीक से एक्यूरेटली पढ़ने में, स्पीड में पढ़ने में, इन सब में दिक्कत हो सकती है, समझने में स्लो राइटिंग हो सकती है, क्योंकि पढ़ने में दिक्कत है तो लिखने में भी दिक्कत होगी, तो रीडिंग राइटिंग डिसऑर्डर हो जाता है एक साथ कई बार। डिफिकल्टी इन रिकॉलिंग वर्ड्स, रिकॉल तो कर ही नहीं पाता, रिवर्स उसके दिमाग में इमेज बनती है, लेटर्स जो है रिवर्स चलते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाते हैं, उसको सीक्वेंस याद नहीं रहता कि गॉड में गॉड जीओडी गॉड था कि डीओजी था, बी ऐसे होता है कि डी, बी और डी में कंफ्यूज है मान लो, तो उसको सीक्वेंस नहीं याद रहता कई बार। तो एक चीज यहाँ पे गलत है कि यूज ऑफ राइट और लेफ्ट हैंड से पता लगेगा कि डिस्लेक्सिया है बच्चे को, नहीं, चाहे वो दायां हाथ यूज करे चाहे बायां, कोई पता नहीं लगा पाएंगे आप कि उसको डिस्लेक्सिया है भी या नहीं, ये कोई लक्षण नहीं है डिस्लेक्सिया का, है ना। तो यूजेज ऑफ राइट और लेफ्ट हैंड का कोई ताल्लुक नहीं है डिस्लेक्सिया से, तो यही गलत है, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। आउट ऑफ 34 क्वेश्चंस कितने आपने ठीक किए वो आप बताएंगे, और इसका पीडीएफ विद आंसर्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे कल तक, और जो प्रीवियस पेंडिंग रह गए हैं वो भी मिल जाएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा अगर आपने ना किया हो। 7 बजे अब हम शाम को मिलेंगे, पहले हम 9 बजे मिला करते थे बट मैंने टाइम चेंज कर दिया है, बहुत सालों से लगातार सेम ही टाइम था, 8 सालों से बेसिकली, जितने सालों से रेयर ही कोई यूट्यूब पे लगातार पढ़ाता हुआ आपको मिलेगा, टीचिंग की अगर मैं बात करूं, है ना, रेयर क्या है, मिलेगा ही नहीं अगर मैं कहूँ तो, ठीक, या फिर आप समझ रहे हैं। देखिएगा CWSN होता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, है ना, स्पेशल नीड, विजुअली इंपेयर्ड है बच्चा तो स्पेशल नीड हो गई उसकी। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा अगर आपको सेशन पसंद आया हो, कमेंट्स में बता दीजिएगा आउट ऑफ 34 कितना स्कोर किया। सीटेट के बैचेस में आप एनरोल कर सकते हैं, बहुत ही नाम मात्र की फीस में सारे टीचर्स आपको बैच में पढ़ाते हुए मिलेंगे, विद मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर, ये वो सब कुछ मिल जाएगा एक साथ। करियरविल ऐप डाउनलोड करके करियरविल.com से फिर ले लीजिएगा, क्योंकि वेबसाइट से लेने पर डिस्काउंट आपको मिलता है। और पेडागोजी स्पेशल बैच अगर आप DTPSU वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो वो उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, उस पर भी मैं वीडियो एक अलग से बना दूंगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। 30 आए हैं किसी के 25, किसी के 21, बाद में ज्वाइन किया है, कोई नहीं, कल शाम 7 बजे मिलेंगे। टेक